हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम बेसिकली पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको अपने न्यूबॉर्न को एक अच्छी ग्रोथ देने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पहले ज़माने के बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। उनकी फ़िज़िकल, उनकी मेंटल, उनकी जो मेडिकल और उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। आजकल के फास्ट पेस ज़माने में हमें अपने बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेसिकली ये चैनल आपको उसी में हेल्प करेगा। इस चैनल पे हम एक्सपर्ट्स के साथ एक अच्छी ग्रोथ अपने बच्चों को कैसे दी जाए इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो अगर आप एक इस तरह के पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा एजुकेशन, बहुत अच्छा हेल्थ केयर या एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ देना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जिन्होंने बच्चों के साथ काम किया हुआ है, हम उन लोगों के साथ आज की जो इश्यूज़ आ रही हैं बच्चों को, उसको लेकर डिस्कस करते हैं इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल के जो बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी यंग एज से ही डेंटल इश्यूज़ आने लगते हैं। पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों की ओरल हाइजीन को नेग्लेक्ट करते हैं, और उसका जो प्राइस है वो बच्चों को सहना पड़ता है, और इसके कारण पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, करेक्ट। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो हमने शूट किया है अभय शुक्ला के साथ, जो कि एक डेंटिस्ट है, और उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उसे वो इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। तो पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों के ओरल हेल्थ के बारे में कंसर्न है, अगर आप चाहते हैं कि उन्हें गुड ओवरऑल हेल्थ दिया जाए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक देखेंगे और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर देंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए, ठीक है, अपना टाइम देने के लिए। और आज एक्चुअली हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि इस पॉडकास्ट का पूरा हम लोग जो एक बना रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के डेट में डेंटल प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं यंग बच्चों को। Yes. और हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं कि उसको किस तरीके से वो क्योर करे या किस तरह उसको एक गाइडलाइंस दे अपने बच्चों को, राइट। सो सर, आज इसी के लिए हम ये पूरा पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो आपकी जो भी एक्सपीरियंस रही है, आपका जो भी नॉलेज रहा है, आप इतने सालों से इस फील्ड पे हैं, तो बेसिकली हम इसी पे ध्यान देंगे, राइट। और इसी के सिलसिले में आपसे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम इसको स्टार्ट करें सर, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दे दें कि सर आपका क्या बैकग्राउंड रहा है और आप कितने साल से ये कर रहे हैं, राइट। तो प्लीज़ सर, आप अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार शुक्ला है, और मैं बेसिकली आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2013। ओके। एंड इससे पहले जो मेरी पढ़ाई हुई है वो अंबिकापुर में ही हुई है। अंबिकापुर में हॉली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से जो है मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग के बाद फिर पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। पीएमटी में सिलेक्शन के बाद फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में एडमिशन हुआ। और 2006 में एडमिशन के बाद फिर मैंने वहाँ पढ़ाई पूरी की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी जर्नी मेरी खुद की क्लिनिक से मैंने स्टार्ट करी। और वो मैंने रायपुर से स्टार्ट करी थी। मेरी क्लिनिक पहले रायपुर में थी, फिर चूँकि मेरा जन्म स्थान यहाँ है अंबिकापुर में, और अपनी जन्मभूमि को जो है रिटर्न बैक कुछ देना है ये सोच करके मैं अंबिकापुर वापस आया। और मेरी वाइफ भी वो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं। ओके। साथ ही साथ में मैं खुद भी अपना एक कोर्स जो है मेरे यहाँ चलता है जिसका नाम है एंडो पाठशाला। एंडो पाठशाला ब्रांड के अंदर मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं उनको ट्रेन किए हैं। अच्छा। और मोर देन 100 डेंटिस्ट जो है मैंने अभी तक ट्रेन कर दिए हैं। ये सर आपका अपना इंस्टीट्यूट या कोर्स है या आप या वहाँ ये पे मेरा ट्रेनिंग करने खुद का ही ब्रांड है। अच्छा, खुद का ही मेरा जो है कोर्स है, ओके। एंडो पाठशाला के नाम से जो है, जिसे हम रन करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो हम सिखाते हैं और पढ़ाते हैं वो उनको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है। और ख़ासकर जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो एक्सपर्टीज़ माइक्रोस्कोप में है। अच्छा। और माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री की नींव मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट में रखी। और 2013-14 में जब लोग माइक्रोस्कोप के बारे में जानते भी नहीं थे, तब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और जो माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री है और मैग्नीफिकेशन इन डेंटिस्ट्री, जिसका आज बहुत बड़ा रोल है, उसको मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। सर और
चीज़ में अब रोकना चाहूँगा आपको, जब आप बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री, ये स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे कि हमको जहाँ तक समझ में आता है ऐसा लगता है कि जैसे कि दांत तो बड़े बड़े होते ही हैं, राइट, तो उसको काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप स्पेसिफिक है, इसमें क्या खास बात होती है? देखिए जो है एक दूरबीन पद्धति, जैसे अब आपने सुने होंगे बहुत सारे जो है सर्जन्स जो हैं आजकल दूरबीन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम छोटा सा चीरा लगाते हैं और उस चीरे से जो है गाल ब्लाडर स्टोन निकालना है, गाल ब्लाडर रिमूव करना है, बहुत सारी जो सर्जरीज हैं वो जो है कर लेते हैं। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि आपको बड़े से चीरे के साथ में बड़ा चीरा लगाना है ना, और फिर उसके बाद जो है आपको देखना है और फिर उसके बाद उसको निकालना है। उसमें क्या है, बॉडी को बहुत बड़ा आपको कट लगाना पड़ता है, ज़्यादा ब्लड होता है, उसमें मॉर्बिडिटी जो है पेशेंट की बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। तो अब क्या, एक छोटे से इंसिजन से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अंदर का जो है दूरबीन पद्धति से कैमरे के अंदर जो है के थ्रू आप देख सकते हैं और देख करके उसकी सर्जरीज जो है कर सकते हैं। तो दूरबीन भी जो है हमारे क्षेत्र में, जो डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में जब दूरबीन आया, दांत एकदम छोटा सा, ठीक। अब कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का जो है कॉन्सेप्ट जो है शुरू से चला आ रहा था, लेकिन मैग्निफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप जब आया तो दांत को जो है हमने जितनी, मान लीजिए दांत में कोई सड़न लगी हुई है, तो अगर हम उसको ग्रॉसली ऊपर से देख करके उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे होता ये है कि हमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल साउंड टूथ स्ट्रक्चर है उसको भी जो है हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सड़न के साथ साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमको एग्जैक्टली दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रहती है। यस, तो वो दिखाई नहीं देता है। उसके साथ में जो है हम क्या करते हैं, ग्रॉस टूथ स्ट्रक्चर, जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के आने के बाद हुआ ये कि उसको आप बड़े रूप में देख सकते हैं। बड़े फॉर्म में जब आप देखेंगे तो क्या होगा कि आप वही चीज़ रिमूव करेंगे जो ज़रूरी है, जो एक्चुअली डैमेज हुई है। ओके, ठीक है। तो जो डैमेज हुई है उसको आपने रिमूव किया, तो उससे ये हुआ कि जो टूथ स्ट्रक्चर है, वो टूथ स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी जो बनी हुई है उसको आपने कम से कम उसके साथ छेड़छाड़ किया। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ बनी की बनी रहती है, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बना रहता है। एग्जैक्टली। या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन पुरानी पद्धतियों से जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता था, अब वो बहुत कम होने लगा है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी पेचीदगी कैनाल्स के अंदर में होती हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अब छोटा सा कैनाल है, उस कैनाल के अंदर में मान लीजिए कोई फाइल है, सेपरेटेड फाइल है, मान लीजिए किसी डेंटिस्ट के जो है काम करते वक्त ऐसा हुआ कि जो है फाइल जो है जो होती हैं जो है वो टूट जाती हैं, उन फाइलों को रिमूव करना है, निकालना है, ठीक है। तो उन छोटी छोटी मतलब महीन सर्जरियों को भी जो है आप उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करके और रिमूव कर सकते हैं। ये पूरा सेटअप अभी अपने पास है यहाँ पे, राइट? आपके जो फैसिलिटी है उसमें उपलब्ध है चीज। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री की नींव मैंने जो है छत्तीसगढ़ स्टेट में रखी। और जब मैंने चालू किया था माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री, उस समय मतलब कुछ एक लोग ही थे पूरे भारतवर्ष में जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते थे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे में माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, ये तो बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है। जब मैंने चालू किया था तो जो है वो एक बहुत ही बेसिक माइक्रोस्कोप, इंडियन माइक्रोस्कोप से मैं काम किया करता था। ओके। तो जो नॉर्मल लेबोरेटरी और स्कूल में रहती है उस तरह की माइक्रोस्कोप नहीं, वो वैसा माइक्रोस्कोप नहीं है। हाँ, थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है कुछ उसी तरीके का है, मतलब मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। मीन्स आप छोटी सी चीज़ को बड़े फॉर्म में आप देखिए और फिर उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट करिए। अच्छा, अभी इसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो ENT सर्जन्स हैं वो भी करते हैं कान की सर्जरीज में, ओके। और साथ ही साथ में इसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल न्यूरो सर्जन्स जो हैं वो भी सेम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल अपने जो है प्रैक्टिस में करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो डेंटिस्ट्री की जो एक फील्ड है हमारी डेंटिस्ट्री, वो बहुत ही मतलब महीन सर्जरीज और बहुत ही बारीकियों से मतलब भरी पड़ी हुई है। और उन सारी बारीकियों को समझकर और फिर जो है जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट की जो
आउटकम है और जो प्रेडिक्टेबिलिटी है दोनों बहुत अच्छा आता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा रोल रहा है माइक्रोस्कोप का। ये सब शायद ज़रूरी भी लगता है क्योंकि हम इंडियंस, मेरे को लगता है पूरे शरीर में माउथ ही है जिसका सबसे कम हम लोग देखभाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। इग्नोर्ड है, एग्जैक्टली। मैं काफ़ी देखा हूँ, जैसे हम लोग भी बचपन से काफ़ी सारे माउथ में इश्यूज आते रहते थे, कुछ भी रहता तो घर में कुछ भी ऐसे नुस्खे अरे चलो हो गया करके कर देते थे। और हम इंडियंस की एक टेंडेंसी है, जब तक शरीर में कुछ भी दिक्कत हो, हल्का सा बुखार भी आ गया तुरंत डॉक्टर के पास चल गए, हल्का सा स्किन में इरिटेशन आ गया, पेट खराब हो गया तुरंत डॉक्टर के पास चल गए। लेकिन एक माउथ मेरे को लगता है एक ऐसा एरिया है हमारे शरीर का जिसमें एकदम सीवियर, जब तक हमारा कोई जब तक दर्द नहीं होता है पेशेंट नहीं आता है, दर्द एकदम बढ़ जाए, कोई एकदम सीवियर कंडीशन हो, तब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों देखा जा रहा है सर? क्यों? मेरे को लगता है कि जहाँ तक, मैं तो काफ़ी ट्रैवल नहीं किया हुआ बाहर में, लेकिन जहाँ तक मुझे अपने स्टडीज़ में पता है, अमेरिका में तो रेगुलर पीरियोडिक वो लोग चेक कराते हैं, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, राइट। बाहर के काफ़ी सारे देशों में देखा जाता है वो पीरियोडिक बचपन से ही। माँ बाप भी, एजुकेशन का लेवल भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसका भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वो पीरियोडिकली अपना चेकअप माउथ का भी कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इंडिया में नहीं देखा जाता है सर। तो इसमें कुछ बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंडियन सिस्टम, देखिए एक तो सबसे बड़ी जो यहाँ एक चीज़ है जो है वो पॉपुलेशन, ठीक है, वो हमारी स्ट्रेंथ भी है, वो हमारी वीकनेस भी है, एग्जैक्टली, है ना। तो वीकनेस इस फॉर्म में है कि अपने अवेयरनेस जो है ना, वो अवेयरनेस जो है अभी तक पूरे लोगों के पास में नहीं पहुंच पाई है, पहुंचा पाए हैं। होता ये है कि हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ एक तो पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या कम है। जनसंख्या जब कम होती है तो वहाँ अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत जल्दी रीच कर पाते हैं, पहुँच पाते हैं, है ना। यहाँ अभी भी जो है गांव और जो देहात हैं जो है, वहाँ पर हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है मैं गवर्नमेंट से जो है अपील भी करना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम है टुवर्ड्स डेंटिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है लेकर के आना। और वो अवेयरनेस प्रोग्राम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेकर के आएंगे, करेंगे, उससे होगा ये कि लोगों के पास जो अवेयरनेस है, जो उनकी बीमारियां हैं, उससे जो है वो क्या होंगे, अवगत हो पाएंगे खुद से। जो है वो आपको, मतलब आपने जो है कुछ नहीं, एक आईना लेना है और बस झांक करके देखना है कि भाई आखिर है क्या। अगर उसको ये पता है कि दांत के ऊपर में जो एक काला काला दिखाई दे रहा है वो सड़न है, वो कीड़ा लग रहा है या जो भी है वो सड़न है, तो वो तुरंत जो है डेंटिस्ट के पास में जाएगा। लेकिन होता ये है कि उसको यही नहीं पता है कि ये जो काला काला जो दांत के ऊपर में दिखाई दे रहा है वो सड़न है कि क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि हमको स्टेजेस नहीं पता होते। जी बिल्कुल। अगर हल्का सा काला कुछ दिखा तो अरे और जोर से ब्रश कर लो उससे जो है ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वही चीज़, जैसे शरीर में कोई भी हमको अगर चेंजेस दिखता है तो हमें समझ में आता है कुछ खराब है। दांतों में शायद ऐसा नहीं होता, राइट। दांत और साथ ही साथ में मसूड़ों में भी जो है क्या होता है कि जो जैसे ब्लीडिंग गम्स हैं, मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं लोग, है ना। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको मसूड़ों की भी बीमारी है, जैसे जो है आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है ना, और जो है साथ ही साथ में आप ब्रश कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत हिल रहे हैं, उसमें जो है इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और वैसे कंडीशन में तुरंत एक डेंटिस्ट के पास में जाना है और अपने आप को वहाँ पर चेकअप कराना है। चेकअप कराने से क्या होगा कि जो है डेंटिस्ट आपकी बीमारी के बारे में जो है आपको बता पाएगा, साथ ही साथ में जो है वो अवेयर करेगा कि जो है आपको किस किस प्रकार की बीमारियां कैसे कैसे जो है होती हैं और कैसे जो है वो ठीक की जा सकती है ना। होता ये है कि जो है जैसे अब मान लीजिए कैंसर है ना, कैंसर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो है कैंसर पता नहीं चलता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं चलता, अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है। और जो है जब पहुंचते हैं लोग तो स्टेज 4, स्टेज 3 या स्टेज 4 में जो है वो किसी भी सर्जन के पास में पहुंचते हैं या डेंटिस्ट के पास में पहुंचते हैं। तो होता ये है कि उस समय फिर उनको बचा पाना, उनको ठीक कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो आज की डेट में जो है कैंसर के भी बहुत सारे नए इलाज आ गए हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि जो बीमारी है उसका डिटेक्शन पहले ही हो जाए। साथ ही मुंह की बीमारियां भी जो है उनका डिटेक्शन अगर पहले हो गया ना, तो एक तो मरीज़ बहुत
कम दाम में जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, ठीक है, उसमें जो है उसके ऊपर में फाइनेंशियल जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। करेक्ट। साथ ही साथ में जो है उसको इलाज जो मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा गहन इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सड़न लगी है तो उसमें कुछ नहीं, आप फिलिंग करा लीजिए। फिलिंग करा देने से जो है आपका जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आप बच जाएंगे, कैपिंग से आप बच जाएंगे। और अगर मान लीजिए जो है आप एकदम लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बचा लीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको निकालिए और फिर नकली दांत लगाइए, तो नकली दांत जो है एक नया खर्च है, ठीक है। सही बात। और वो जो है नेचुरल चीज़ को प्रिजर्व करना, आप ये समझिए कि नेचुरल चीज़ की जो है हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक चीज़ है उसको बचाएं ना। कंजर्वेशन तो वही है, कंजर्वेटिव वही चीज़ है। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा जो प्राकृतिक दांत है उसको कैसे भी करके हमको बचाना है। और आप ये जान करके आपको बहुत खुशी होगी कि आजकल इतनी सारी नई पद्धतियाँ और तकनीक आ गई हैं, स्पेशली जो है बॉन्डिंग डेंटिस्ट्री जो है अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, और एडहेसिव डेंटिस्ट्री या बॉन्डिंग डेंटिस्ट्री हम उसे कहते हैं। उसमें हम क्या है कि ग्रॉसली डिकेड मतलब जो है बहुत ज़्यादा सड़े हुए दांतों को भी जो है बचा सकते हैं, उसमें जान फूंक सकते हैं, और अगले 6 साल 8 साल इवन 10 साल तक के लिए जो है उसको पेशेंट के मुंह में ठीक कर सकते हैं। अच्छा, और नेचुरली वो जो दांत है वही ग्रो हो जाएंगे। यस, उसे बचाया जा सकता है। आजकल बहुत सारी तकनीक जो है आ गई हैं, लेकिन और उसमें जाएंगे तो थोड़ी महंगा पड़ेगा, उससे उतना जाए ही क्यों, है ना, उससे पहले। हाँ बिल्कुल उससे पहले ही जो है आपको आ जाना चाहिए, है ना। तो अब जो है क्या है कि उस स्टेज में, और साथ ही साथ में आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि जो है वो बॉन्डिंग डेंटिस्ट्री एडहेसिव डेंटिस्ट्री मैं 2016 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो कि मोस्ट एडवांस डेंटिस्ट्री है। तो उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है मुझे अब हो गया है। तो हमारे संस्थान में जो है हम लोग इन सब सारी चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, और जो है तकनीक जितनी जो है नई तकनीक है उनको हम बहुत जल्दी से अडाप्ट करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उन तक जो है हम सबसे एडवांस डेंटिस्ट्री का जो है लाभ उनको पहुंचा सके। ओके सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, राइट, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट भी उतनी ज़्यादा डीपली नहीं जा पाती है, और इसी की वजह से हम लोग भी इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, ताकि एक हम यूट्यूब हो चाहे जो भी हो, अगर कितने भी अगर एक आदमी भी इस तरह के कंटेंट से अगर वो अवेयर होता है तो ऑलमोस्ट हमारा जो एफर्ट है वो पूरा हो जाता है, राइट। बिल्कुल। तो एक सेगमेंट देखा जाता है, एक बच्चों का भी एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, मतलब बच्चे काफ़ी जंक फूड और काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें आजकल खाने पीने लगे हैं, और पेरेंट्स कुछ भी करके उनको रोक नहीं पाते, क्योंकि घर में अगर वो कंट्रोल कर भी ले तो स्कूल जाएंगे बच्चे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, तो काफ़ी सारा जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं, और घर आने के बाद उतना प्रॉपरली उस हाइजीन, जो जंक फूड खाने के बाद उसका जो हाइजीन मेंटेन करना है, उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता होता उसको कैसे करना है, और उसका जो एक इफेक्ट आता है कि उनके दांत काफ़ी यंग एज में ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें एक क्या आप अपना इंसाइट देना चाहेंगे, जिससे कि पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस रहे कि बच्चे को इस तरह से उनको मेंटेन करना उनका ओरल हाइजीन, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उनके ओरिजिनल जो दांत है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं हमारी जो जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, है ना, मैं अभी खुद जो है, अभी मेरा बेटा 6 साल का है और मेरी बिटिया 8 साल की है, तो मैं अपने जनरेशन से रिलेट कर रहा हूँ। तो हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो बच्चे जो छोटे हैं, जैसे 4 साल 5 साल के बच्चे जो हैं, उनको एक रेगुलर डेंटल चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो बच्चों में जो आप इंस्टॉल बचपन से करेंगे वही जो है आपके फ्यूचर में जो है उनका जो है एज अ रिटर्न उनको मिलेगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि बच्चों को जो है अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप कराते हैं तो सबसे पहले जो है उससे कोई भी डेंटल बीमारी हो, उस डेंटल बीमारी से बच्चा जो है ग्रसित नहीं होगा, और उसे जो है अगर मान लीजिए कि शुरुआती लक्षण से जो है हम उसको पकड़ सकते हैं, कोई भी बीमारी है, और उस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या है कि बच्चे का कोई भी डेंटल जो डेंटल डिजीज़ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे दूसरी बड़ी चीज़ क्या है
कि जब आप डेंटल डिजीज़ के बारे में बच्चे को अवेयर करते हैं तो वो बच्चा भी समझता है, बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं, बहुत समझदार है ना। आजकल के बच्चे तो आजकल के बहुत ज़्यादा हाँ समझदार बहुत हैं। बहुत समझदार हैं। तो उसको जो है आजकल बच्चे बड़ी ही पॉजिटिव वे में लेने लगे हैं और उनको ये पता रहता है कि जो है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ में जो है जब हमारे पास वो आते हैं तो हम उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, दांतों की साफ सफाई कैसे रखनी है, 2 बार ब्रश करना दिन में क्यों ज़रूरी है और कब ब्रश करना चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में जो है हम बताते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ गौर की है कि वही चीज़ अगर माँ बाप बताएं ना तो शायद जो है वो लोग उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, कैजुअल लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं। आपको क्या पता है, आप डॉक्टर हो गया। नहीं, काफी बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं। बिल्कुल। तो जब वो डेंटिस्ट के पास में आता है और जो है वो उस डेंटिस्ट के मुंह से जो है सारी चीज़ों को सुनता है तो उसको बड़े ही जो है पॉजिटिवली जो है वो उसका अनुकरण करता है और घर में जा कर के उसको जो है प्रॉपर जो है ब्रशिंग करेगा और उसको क्या है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ में अगर बच्चों को पेरेंट्स बताते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जैक्टली। तो बच्चे क्या है अपने दांतों का ख्याल रखने लग जाते हैं, ध्यान रखने लग जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ जो मतलब यंग बच्चों में, मतलब जो 1.5 साल 2 साल के बच्चों में जो है हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है सड़े हुए दांत होते हैं। बिल्कुल सामने के दांत पूरे सड़ जाते हैं, पीछे के भी दांत सड़े रहते हैं, लेकिन सामने के दांत में जो है पूरा दिखाई देता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सड़ गया है। उसको हम रैम्पेंट केरीज कहते हैं। रैम्पेंट केरीज जो है बड़ा ही अग्रेसिव केरीज होता है। सड़न जो है, केरीज मतलब सड़न, तो वो रैम्पेंट केरीज जो है बड़ा ही अग्रेसिव होता है। उसमें होता ये है कि जो हमारी माताएं हैं आजकल की जो है वो क्या करती हैं कि बच्चे को जो है दूध पिलाती हैं, फीडिंग करती हैं, फीडिंग करते करते वो खुद भी सो जाती हैं और बच्चा भी रात में सो जाता है। एग्जैक्टली। अब होता ये है कि जो है मुंह में जो दूध है जो है वो दांत में जो है चिपका हुआ है, अब उसकी सफाई नहीं हो रही है। अब रात में जो है बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो थूक लार का जो है को बनाते हैं, वो थूक लार वाले भी जो है सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो नहीं तो क्या होता है कि जो है दिन भर में आप क्या करते हैं, पानी भी पीते हैं, ठीक है ना, फिर आप जो है थूक गुटकते हैं, है ना, जो थूक लार जो है कंटिन्यूसली आपके मुंह में बनता रहता है। उससे क्या होता है कि दांत में चिपका हुआ कोई भी खाना जो होगा ना वो जो है धुल जाता है, फ्लश आउट होते रहता है, अंदर चल जाता है। लेकिन रात में बच्चे को माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद या तो बॉटल फीडिंग करते करते बच्चा सो गया और बॉटल को निकाला नहीं, माँ ने उसको जो है ध्यान दिया नहीं और दूध चिपका हुआ है दांत में और वो सो गया। रात भर में कितने देर सोता है बच्चा? 12 घंटे। 8-12 घंटे। 24 घंटे का तो दिन ही होता है, उसमें से आधा दिन आपने बच्चे को उसके ओरल को दूध चिपके हुए दांत के साथ सुला दिया। ओके। अब होगा क्या, बैक्टीरियाज जो आपके बच्चे के मुंह में हैं वो उस पे एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सड़न क्रिएट करेंगे। वो ये माँ के दूध से भी हो सकता यस है? बिल्कुल, इतने छोटे एज में? बिल्कुल। क्योंकि भाई दूध में क्या है, दूध में तो शक्कर है ना, हाँ, एक तरह का तो शक्कर, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये तो दूध में रहता है। ओके। और बैक्टीरिया को चाहिए क्या जिंदा रहने के लिए? सुक्रोज फ्रक्टोज ही तो चाहिए, एनर्जी ही तो चाहिए, उसी को तो जो है ढूंढते रहते हैं वो। तो जहाँ दूध चिपका है वहाँ वो जो है चिपकेंगे और चिपकने के बाद फिर जो है अपना जहर उगलना चालू कर देते हैं। तो सर इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जैसी माँ दूध पिला दे तो उसका मुंह को साफ करके ही मतलब वो सोए फिर? बिल्कुल, जो है आपको रखना क्या है, अब इसमें मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। माताओं के लिए जो है स्पेशली जो है मैं बोल रहा हूँ, बच्चे को एक तो 1.5 साल तक फीड करना चाहिए। 1.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सॉलिड फूड की तरफ, सॉलिड फूड की तरफ, और जो है दूध अगर पिला रहे हैं तो गिलास में दूध पिलाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए अब गिलास में दूध पिएगा ना बच्चा तो पानी भी मांगेगा, ऑब्वियसली, है ना, और गिलास में दूध कब पिएगा? सोते सोते तो नहीं पिएगा, जब जगह रहेगा तभी पिएगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए गिलास में दूध पिलाना जो है चालू करें, दूध पिलाइए, बिल्कुल पिलाइए। शक्कर घोल के पिलाना है, शक्कर घोल के भी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिलास में दूध पिलाइए। और अगर आप बच्चे को रात में एक गिलास दूध पिला करके सुलाते हैं तो ज़रूरी ये है कि बच्चे को कम से कम, अगर ब्रश के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो कुल्ला करने के लिए मोटिवेट करें। अच्छा। या उसे कम से कम 1 गिलास पानी पीने के लिए कहें,
ताकि जो भी दूध चिपका हुआ है दांत में वो दूध जो है वो पानी के थ्रू अंदर जो है पेट में चला जाए। जी सर, ये सर काफ़ी इंसाइटफुल बात बताया। मेरी भी एक बेटी है, हाँ। 1.5 साल की है वो जी। वो भी रात को ऐसे ही दूध पीती है। हाँ, है ना। हालांकि रात को उनकी मम्मी भी मुंह तो साफ नहीं कराते, लेकिन सुबह कराते हैं। हाँ। सुबह एक बार उनको मुंह को फ्लश कराते हैं, लेकिन मेरे को लगता है जैसे आप बता रहे हो ऑलरेडी डैमेज हो जाता है कि रात भर तो मुंह पे ही रहता है। रात का ब्रश करना, रात को मुंह साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्यों? अच्छा। मैंने आपका रीज़न मैंने पहले ही बता दिया। हाँ हाँ। क्योंकि भाई 12 घंटे आपके मुंह से थूक लार बनेगा नहीं, पानी आप पिएंगे नहीं, खाना जो भी खाए हैं वो चिपका रहेगा, तो उससे जो है सड़न होगी। अच्छा, साथ ही साथ में अगर बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, जो भी माताएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उसमें ज़रूरी, या फिर जो है बॉटल से दूध पिलाती हैं, तो उसकी ज़रूरी ये है कि जो है बच्चे को रात में जब भी आप दूध पिला रहे हैं तो रात को दूध पीते पीते सोने के लिए सोने ना दें। अच्छा। उसमें या तो क्या करें, जो ब्रश आते हैं उंगली में जो है वो ब्रश को फंसाया जा सकता है। एग्जैक्टली, वो सिलिकॉन या वाले फिर छोटे-छोटे, हाँ बिल्कुल, या तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ना तो एक सिंपल सूती का कपड़ा लें, जो कि थोड़ा साफ सुथरा स्टेराइल होना चाहिए, मतलब बढ़िया साफ सुथरा हो, और उससे कुछ नहीं करना है। उससे पूरे दांतों की जो है ना एक जो ऊपर में जो परत चढ़ी हुई है दूध की, उसको आप साफ कर दें। हाँ एग्जैक्टली, मेरी वाइफ भी सोते सोते भी, हाँ सोते सोते भी बच्चे अगर सो भी रहा है ना तो वो आप कर सकते हैं। ओके। और ये एक छोटे से यानी 1 साल 1.5 साल के बच्चे को भी 2 बार करना है, रात को भी सुबह भी? हाँ, रात को, सुबह तो बिल्कुल जो है ज़रूरी है ब्रश करना कराना बच्चे को। 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि उन लोग जो है ब्रश करना चालू कर देते हैं 1.5-2 साल में। लेकिन जो बच्चे जो उससे छोटे होते हैं उनमें जो है ज़रूरी ये है कि माताएं, जो हमारी माताएं हैं और जो है माता पिता भी जो है साथ ही साथ में जो है दोनों पेरेंट्स को जो है ये ध्यान रखना है कि उनके ओरल हाइजीन का ख्याल रखना काम आपका है, एग्जैक्टली उस बच्चे का नहीं है। क्योंकि बच्चा तो बेचारा अभी जो है उतना समझदार नहीं हुआ है। बिल्कुल, है ना। और सर ये भी देखा जाता है कि जैसे कि 1 साल की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ अगर 4-5 साल के बच्चों में ही सड़न तो आती ही है, लेकिन एक सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, तो क्या ये भी सेम खाने से ही सेंसिटिविटी होता की प्रॉब्लम जो है वो सड़न की वजह से है। अच्छा, पहले सड़ती है उसके बाद सेंसिटिविटी का बिल्कुल जो है अगर देखिए हमारा जो दांत की जो संरचना है उसको मैं एक ग्रॉस रूप में बता दे रहा हूँ। उनमें 3 परतें होती हैं। बाहरी परत जो इनेमल, बीच वाली परत डेंटिन, अंदर वाली पल्प। अब इनेमल और डेंटिन, इनेमल जो है सबसे ठोस परत होती है, उसको जो है भेद गया बैक्टीरिया, अब कहाँ पहुँच गया? डेंटिन में। डेंटिन में जैसे ही बैक्टीरिया पहुँचता है, अपना घर बनाता है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, पतली पतली जो है ट्यूब्स होती हैं। अच्छा। जो कि जो है नस तक पहुंचती हैं। तो क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड, उसमें फ्लूइड होता है डेंटिनल ट्यूब्यूल में। अच्छा। तो उस फ्लूइड में कोई भी जो है तरल पदार्थ में चेंजेस होते हैं ना, उसके प्रेशर में चेंजेस, उसके टेम्परेचर में चेंजेस, तो वो क्या होता है, सेंसिटिविटी हो रही है, सेंसिटिविटी आने लगती है। ठीक है। तो ये एक साइन है, एक सिग्नल है कि जो है आप तुरंत डेंटिस्ट के पास में जाएं। लेकिन लोग इसको भी इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो इग्नोर जितना करेंगे डेंटिस्ट जो है चार्ज आपको उतना ही करेगा। खर्चा आपका ही बढ़ेगा। खर्च आपको जो है, और नुकसान भी आपका ही होगा। नेचुरल वो कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इग्नोर नहीं करिए। ओके। जो है जल्दी से जल्दी पहुंचिए डेंटिस्ट के पास, वो जो है आपको सॉल्यूशन देगा और सस्ता सॉल्यूशन देगा। ओके सर, एक चीज़ और है, क्योंकि बचपन की बात चल रही है, एक मेरे को एक ऐसे ही चलता फिरता एक मुहावरा कहिए, फ्रेज कहिए याद आता है। इसमें क्या कहा जाता था कि तुम्हारे दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं या अभी टूटने वाले हैं, फिर दांत आएंगे। तो ये क्या एक होता है, दूध के दांत एक्चुअली होते हैं कि ये सिर्फ एक मुहावरा है किसी तरह का? नहीं, बिल्कुल जो है देखिए हम लोग जो है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उनके 2 बार दांत आते हैं। हाँ ठीक है, भगवान जो है 2 सेट ऑफ टीथ देता है। अच्छा, ठीक है, और भी फ्री में। एग्जैक्टली। अब आप जो है वो दोनों सेट अगर मान लीजिए आपने जो है बढ़िया, आपने भगवान ने दिया, फ्री में दिया, अब जो है उसको आप खरा लेंगे, दूसरे सेट को भी आप खराब करेंगे, वो दोबारा चांस मिलता है, आप उसको भी लॉस कर देंगे। डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो भाई खर्च तो लगेगा ना, तो लगेगा। तो इसीलिए 2 बार हमारे जो है दांत आते हैं, भगवान हमको 2 बार दांत देते हैं। ठीक है, पहला दांत जो है वो कब आता है? 6 मंथ्स में जो है पहला दांत हमारा आ जाता है, जो कि नीचे का लोअर सेंट्रल इंसाइसर होता है। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारे अपर सेंट्रल इंसाइसर्स, फिर लैटरल इंसाइसर्स,
6 महीने से लेके 1.5 से 2 साल तक के बीच हमारे पूरे जो डेसिडुअस डेंटिशन जिसको कहते हैं या मिल्क टीथ जिसको कहते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और बच्चा जो है जो सॉलिड फूड है वो प्रॉपरली खाना भी चालू कर देता है। देखिएगा इसी बीच में वो जो है प्रॉपरली जो है खाना चालू करता है। 1.5 से 2 साल में जो है आपके सारे दांत आ गए। अब जो है दांत जो परमानेंट दांत हैं वो भी नीचे से जो है उगना चालू होते हैं। और वो किस उम्र में आते हैं? पहला जो दांत होता है वो लगभग 6 साल की उम्र में आता है, जो कि पीछे के जो है दाढ़ होते हैं, पहले जो दाढ़ होते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर जो है 6.5 साल में जो है नीचे के जो है दांत जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं वो आते हैं। मतलब नीचे का जो सेंट्रल इंसाइजर होगा वो झड़ेगा। तो दांत झड़ना चालू जो है वो 6.5 साल 7 साल से होता है। लेकिन जो दांत आना चालू होता है परमानेंट, वो पीछे के जो है दाढ़ होते हैं, जो पहले जो मोलर्स होते हैं, फर्स्ट मोलर्स होते हैं, वो आते हैं, जो कि 6 साल की उम्र में, 6 से 6.5 साल की उम्र में आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे जो दूध के दांत हैं वो झड़ना चालू होते हैं और 13 साल की उम्र तक झड़ते हैं। अच्छा। 12 से 13 साल तक की उम्र में झड़ते हैं और उसमें फिर सारे दांत आते हैं। ओके। एक दाढ़ होता है जिसको जो है हम कहते हैं अक्कल दाढ़। अच्छा, है ना। तो जो है हमारी अकल कितने साल में आती है? 16 साल तक तो जो है हम लोग बिल्कुल बेअकल होते हैं, है ना। माँ बाप हमको जो है के चरणों में रहते हैं। माँ बाप के जैसा माँ बाप बोलते हैं हमको वैसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ये कहते हैं कि भैया जो मेरा दिमाग है वही तुम उसी हिसाब से तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी दिमाग नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 17 साल का बच्चा होता है, 18 साल का होता है बच्चा, तो क्या होता है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है ना। तो जो है अकल भी उसी लिए उस समय आती है बच्चों में। ठीक है। तो अकल जो है जब आती है उसी समय जो है क्या आता है? दाढ़ आती है, जो कि सबसे आखिरी वाली दाढ़ होती है। ये लास्ट वाली जो सब मोटी मोटी होती है या जो सबसे जो है उसी को अकल दाढ़ कहते हैं। जो थर्ड मोलर होता है हमारा, उसी को अकल दाढ़ कहते हैं। तो इसीलिए उसका नाम भी अकल दाढ़ पड़ा है, या विजडम टूथ। इंग्लिश में हम विजडम टूथ जिसको कहते हैं। अच्छा, ये विजडम टूथ का भी एक है, काफ़ी सारे लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, काफ़ी लोग बुरा भी मानते हैं। काफ़ी सारे दूसरे के एंगल में भी कभी निकल जाता है, कभी दांत बाहर की ओर भी रहते हैं। तो ये विजडम टूथ का क्या है? ये कभी कभी उल्टे सीधे भी आते हैं। विजडम टूथ में जो है क्या है कि ये 17 से 21 साल की उम्र तक आते हैं। 21 साल के बाद जो है विजडम टूथ आना जो है, अगर कोई कहता है आपसे कि मेरा विजडम टूथ अभी भी आ रहा है, या 22 साल के बाद भी ये कह रहा है 23 साल की उम्र में कि जो है मेरा तो विजडम टूथ अभी भी आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भ्रांति में है। ठीक है ना। उसको जो है एक्चुअली वो ऑक्लूजन में नहीं आएगा वो दांत। वो अच्छा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए वो परेशान कर रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, तो वो एक्चुअली दांत फंसा रह गया है। होता ये है कि जो है इसकी भी बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, वानर थे। एग्जैक्टली। तो बंदर वानर जो है या गोरिल्लाज में आप देखिएगा कि जो जबड़े होते हैं, नीचे के जो जबड़े हैं, ऊपर के जो जबड़े हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसका रीज़न ये था कि जो हमारा फूडिंग हैबिट था उस समय, वो फूडिंग हैबिट डिफरेंट था। फूडिंग हैबिट डिफरेंट था, तो हमारे को 3 चौगड़ की ज़रूरत पड़ती थी या 3 दाढ़ की ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा। मोलर्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे जबड़े हैं वो छोटे होते गए। ओके। लेकिन दांत का साइज भी छोटा हुआ, लेकिन वो उतना छोटा नहीं हो पाया। अच्छा। जितने में कि हमारे सारे जो दांत है ना वो एकोमोडेट हो सके पूरे जबड़े में। जबड़े का जो है साइज थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया और जो है दांत का साइज जो है वो उतना छोटा नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि अब जगह जो उसको कम मिलने लगी, तो वो पूरी तरीके से किसी के दांत में, किसी के जबड़े में, सॉरी, किसी के जबड़े में वो पूरी तरीके से नहीं आ पाता है। अच्छा। तो वो फंसा रह जाता है। ओके। ठीक है। तो वो जब फंसा रह जाता है तो उसके जो अराउंड जो मसूड़े हैं और जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या कुछ ऐसा जो है यूजुअली हो जाता है। तो ये विजडम टूथ को हम लोग को निकाल देना चाहिए कि रहने देना चाहिए? यस, बिल्कुल। जो है अगर विजडम टूथ आपका फंसा हुआ है, अच्छा, और वो अगर परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, उसमें स्वेलिंग है, उसमें पेन है, उससे बदबू आ रही है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, अच्छा, इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास में जाकर उसे बिना किसी दूसरे थॉट्स के उसे प्लीज़ निकलवा लेना चाहिए। ओके। नहीं तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो सामने वाले दांत को ख़राब कर दे। ओके। और जो है अगर सामने वाले दांत को ख़राब
कर दिया अगर एक बार, तो या तो उसमें जो है जड़ का इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कैपिंग करनी पड़ेगी, तो वही ठीक फिर है? खर्चा बढ़ और जाएगा। मैं आपको बताऊं तो जो है मैंने खुद जो है अपने यंग एज में मैंने इग्नोर किया, अच्छा। और मैंने जो है खुद जो है इस चीज़ को झेला है। अच्छा। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को जो है मैं नहीं चाहता कि ये इस चीज़ को झेलें। तो विजडम टूथ जो है मैंने अपने निकलवाए हैं, हाँ हाँ। और मैं थोड़ा लेट हो गया उसमें, ओके और लेट होने की वजह से मुझे जो है उसके आगे के दोनों दांतों में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग करानी ओके। पड़ी। लेकिन सर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग नेचुरल ज़िंदगी भर भी रखते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, हर किसी में शायद प्रॉब्लम नहीं आता होगा, कैसे? जरूरी नहीं है, मैंने है आपको ना? क्या बोला हाँ, हाँ। कि जिनके दांत फंसे रह गए हैं, किसी किसी के जो दाढ़ होते हैं ना, जिनके जबड़े बड़े हैं, अच्छा। है ना, उनके दाढ़ पूरी तरीके से जो है आ जाते हैं, ओके। है ना, वो पूरी तरीके से ऑक्लूजन में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से मतलब 80% जो जनसंख्या है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन, उनमें दाढ़ पूरी तरीके से नहीं आता है। 80% मतलब आप मान लीजिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या है ना, तो उसमें 80% मतलब कितने हो गए, लगभग 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोगों में जो है दाढ़ की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है। लेकिन लोग इग्नोर करते हैं उसे, अभी भी इग्नोर करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि नहीं ओके। करना चाहिए। ओके सर, तो इसके अलावा भी सर जैसे कि माउथ में काफ़ी सारे हम सुनते हैं कि बैक्टीरियाज भी रहते हैं, राइट? तो बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में, बच्चों को भी तो खैर पता ही नहीं होगा, जैसे पेरेंट्स को भी नहीं रहता है। तो कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया टाइप की भी कुछ चीज़ें होती है क्या माउथ में, हमको उसका भी टेक केयर करना चाहिए क्या? देखिए, मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो मुंह में रहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, मतलब जो है गिव एंड टेक वाला। मतलब जो है वो कुछ जो है मतलब बैक्टीरियाज जो है मतलब उसमें गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, नो डाउट। लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो है बैड बैक्टीरियाज हैं, है ना। और आपको ये जान करके जो है आप अचंभित हो जाएंगे कि जो वो बैड बैक्टीरियाज हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए तो उससे आपके हार्ट, आपके ब्रेन, आपके लंग्स एंड आपकी किडनीज को भी जो है इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसीलिए हम कहते हैं कि अ गुड ओरल हेल्थ इज अ विंडो फॉर गुड जनरल हेल्थ, अच्छा, कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ। उससे सब ऑर्गन्स कनेक्टेड है इसलिए, बिल्कुल, right? हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, है, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो मुंह से ही जाना है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, कहीं भी जाना है तो मुंह से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप जो है मुंह की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पे बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो पनपेंगे ज़्यादा। अगर वो पनप रहे हैं और इन केस किसी भी, देखिए जो है क्या होता है कि ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और वो एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करके कहाँ जो है, आखिर तो आपके मुंह के अंदर ही डाल रहे हैं। तो जो है मुंह के अंदर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ब्लड वेसल्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स को, और तो वो कहाँ से अंदर वो ब्लड में जा रहा है। Exactly. ब्लड में जा रहा है तो जो है कहीं ना कहीं से जो है वो पूरे ओवरऑल हेल्थ को जो है आपकी अफेक्ट करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम जो है अपने ओरल हेल्थ को बहुत सीरियसली लें और ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। और सर ये जो बैक्टीरिया है, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, इसका गेन कैसे होता है, ये बढ़ते कैसे, कोई स्पेसिफिक खाने की वजह से बढ़ते हैं? जैसे एक चीज़ मैं देखता हूँ, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा शुगर खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम हो गया, मिठाइयाँ हो गई, तो क्या ये जो शुगर कंटेंट होता है या इस तरह के किसी खाने से कुछ ये बढ़ते हैं घटते हैं, कुछ इस तरह का ध्यान हम रख सकते हैं इसको? डेफिनेटली, जो आप कह रहे हैं शुगर कंटेंट ना, अगर आप शुगर का जो है आप देखें कि जो दांत में जो चिपकने वाली चीज़ है वो शुगर ही है। अच्छा, प्रोटीन आपके जो है दांत में नहीं चिपकेगा। ओके। जो कार्ब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। कार्ब फूड, जो कार्ब कंटेंट, जैसे आप ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उनमें ब्रेड होता है, राइट। उन ब्रेड में जो है क्या होता है, मैक्सिमम जो है उसमें जो है स्टार्च होता है, ठीक है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, वही जो है जाकर के जो है दांतों में चिपकते हैं। और बैक्टीरिया को पनपने के लिए, थ्राइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी क्या है, उन कार्ब्स का और जो है उन शुगर का जो है सेवन करना। उनका तो जहाँ खाना हो जाता है, यस, जहाँ कार्ब्स रहेंगे, जहाँ जो है शुगर चिपका होगा, बैक्टीरिया जो है उसके लिए जो है सबसे अच्छा घर है। वहाँ पे वो तुरंत चिपकेगा और क्या करेगा, अपना जो है एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन रिलीज करना चालू कर देगा। इसीलिए ज़रूरी ये है
कि आपने पूछा कि जो है हम कैसे जो है गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज को जो है कंट्रोल में रख सकते हैं। ज़रूरी क्या है, आप पूरी तरीके से जो है मुंह को बैक्टीरिया फ्री नहीं कर सकते। ओके। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपका मुंह बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। बैक्टीरियाज रहेंगे, ठीक है, लेकिन उनको जो है टग ऑफ वॉर देखे है ना, हाँ टग ऑफ वॉर, हाँ, टग ऑफ रस्सी खींच। हाँ तो रस्सी खींच में जो है एक तरफ से अगर कोई ज्यादा खींच देगा हाँ। तो इधर वाले उधर चले जाएंगे चले ना। जाते हैं। तो बस वही चीज है कि आपके और आपकी जो इम्यून सिस्टम है, उनके जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम के बीच में एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है हमेशा। तो आपको जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करके रखें आपको प्रॉपर। हमेशा अपने इम्यूनिटी वाले टीम के साथ रहना है। राइट। अगर आप इधर की जनसंख्या को आप बढ़ा देंगे, बैक्टीरिया की जनसंख्या को बढ़ा देंगे, तब आप तो हार आपकी जाओगे। इम्यूनिटी क्या ही कर पाएगी। आपकी इम्यूनिटी हार जाएगी, आप हार जाओगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब वो कुछ नहीं, जो है आप एक वॉर जोन समझ लीजिए जहाँ पर जो है लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। या पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जो एक मैदान में जो है हम लड़ते थे, है ना, दोनों तरफ से जो है सेनाएं जो है बिल्कुल। तो सेम आपके जो है इम्यून सिस्टम के और बैक्टीरियाज के बीच में वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जो है हमको ध्यान रखना है कि हम इनकी जो है जनसंख्या को बढ़ने ना दें। अब आप खाएंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा। आप खाएंगे स्टिकी फूड, ठीक, आप साफ सफाई रखेंगे नहीं, आप डेंटिस्ट से मिलेंगे नहीं, ठीक, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आप इनकी जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। बैड बैक्टीरियाज। अब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो आपकी इम्यूनिटी कितना ही काम करेगी सर, उसकी तो एक लिमिटेशन है ना। वो फिर क्या होगा, इनके ऊपर में हावी हो जाएंगे और इनकी जीत हो जाएगी। और जहां इनकी जीत होगी फिर आप परेशान होंगे, आपकी हेल्थ की हार हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है 2 टाइम ब्रश करो, ये फालतू की चीज़ें बाहर के मत खाया करो। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो अभी ब्रश करने को भी आपने बताया था। एक मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है। मैं कुछ टाइम पहले हॉस्टल्स में रहता था जब मैं अपना कॉलेज कर रहा था। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे। वो क्या है कि हम बीटेक करते थे, तो काफ़ी थोड़े अतरंगी होते हैं बीटेक के स्टूडेंट्स। आप मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट उनसे भी कई गुना है ये टेक्निकल दोनों ही मैं जानता हूँ। मेडिकल स्टूडेंट्स भी हमारी कैंपस में थे, तो उनसे भी हमारा होता रहता था बात। लेकिन हम लोग देखते थे, मैं तो खैर ब्रश करता था नॉर्मल हमारी जो टेक्निक है ब्रश से। मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को देखता था, उनकी आदत थी वो किसी प्रकार का लिक्विड यूज़ करते थे। वो सिर्फ मुंह में सुबह उठते थे, 2-3 गुल्ला किया, चले गए, बोलते नहीं यार स्मेल भी अच्छी आती है और अच्छा भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? बहुत लोग ब्रश की जगह कुछ तरह के स्पेसिफिक लिक्विड्स को मुंह गरारा करके फिर बोलते हैं फ्रेश हो गया, सब हो गया। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ब्रश और ये लिक्विड्स जो यूज़ करते हैं? देखिए, ब्रश और लिक्विड में बहुत अंतर है। लिक्विड जो है बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, वो जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो माउथ वॉश का इस्तेमाल करते थे। हाँ, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि माउथ वॉश जो है जो काम कर सकता है वो जो ब्रश आपके दांतों में सफाई रख सकता है, अच्छा, जो ब्रश जो काम कर सकता है वो माउथ वॉश नहीं कर सकता है। ओके सर, पर वो तो लिक्विड होता है, लिक्विड तो सब जगह घूम जाता होगा। लिक्विड सब जगह घूम जाता है। अच्छा। लेकिन जो चिपका हुआ खाना है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, चिपके हुए खाने को, जिसमें जो है बैक्टीरिया जो है अपना घर बना लेते हैं, उसको प्लाक कहते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद आपने जो है कभी देखा होगा, आपने अपने दांत के राउंड में जो है देखा होगा, राइट। तो वो कुछ नहीं है, वो प्लाक ही है। उस प्लाक वो क्या होता है, वो दांत की सतह में एडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है। तो आप कितना भी रिंस कर लीजिए, कितना भी मुंह जो है चला लीजिए, वो जब तक आप ब्रश नहीं करेंगे ना तब तक वो नहीं निकलेगा। ओके, सही बात है। ठीक है ना। तो होता ये है कि माउथ वॉश ब्रश का रोल अदा नहीं कर सकता। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले जो है अमेरिकन्स जो हैं, वो एक समय में जो है वो लोग इतनी मेहनत करते थे कि वहाँ पर होता ये था कि उनके पास वक्त नहीं होता था। तो उन लोग करते क्या थे, उन्होंने एक ऐसा लाइफस्टाइल चुना था जिससे, अभी तो पता नहीं मुझे क्या है वहाँ पर, लेकिन जो है एक लाइफस्टाइल ऐसी थी कि वो लोग रात में ब्रश करना प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि रात में वो लोग फुर्सत से रहते थे। रात में घर पहुँचे तो उन लोग को कोई काम नहीं है, उन लोगों ने ब्रश किया। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि जो है ब्रश करने का, रात में ब्रश करने का जो है कितना इम्पोर्टेंट है। रात में ब्रश किया खाना खाने के बाद, उससे जो है पूरे जो है मुंह की जो है सफाई हो गई, राइट। रात भर में जो है आपने पानी वानी भी नहीं पिया जो भी, तो रात में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज जो है उसमें एक्ट भी नहीं किए। दिन में आपने क्या किया कि आपने जो है ब्रश नहीं किया, आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था, बड़े हड़बड़ी में रहते थे। तो वो क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करने के बाद
फिर जो है माउथ वॉश से रिंसिंग कर लेते थे। अच्छा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें भी जो है माउथ वॉश बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, ज़रूरी है कि हम सुबह भी ब्रश करें। अच्छा अच्छा। ब्रेकफास्ट किया आपने, आपने जो है आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने जो है मुंह हाथ धोया, आपने ब्रश नहीं किया, फिर उसके बाद जो है आपने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है आपको ब्रश करना चाहिए। ओके, और फिर ब्रश करने के बाद जो है आपके मुंह से जितना भी चिपका हुआ खाना है वो निकल जाएगा। ओके ओके। ठीक है। ओके। नहीं तो समझ में भी आता है, नहीं ब्रश करने से कि शायद वो पोर्स में भी जा करके उसके जो ब्रिसेस रहते हैं वो घुस करके Yes. साफ करते होंगे। होता ये है कि जब आप दांत को अपने आईने में देखिएगा कि जो उसकी एनाटमी बड़ी पेचीदा है, मतलब उसमें जो है उभार होता है और गड्ढे भी होते हैं, है ना। तो उन जो है गड्ढों में जा करके खाना चिपक जाता है, खाना चिपक जाता है। और उन गड्ढों से जो है खाना जो है आप मुंह कुल्ला बस करेंगे, माउथ वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो वो निकल नहीं पाता है। ओके। तो ज़रूरी है कि वहाँ पर ब्रश चले। जब ब्रश चलता है तो वो प्रॉपर क्लीनिंग हो पाती है। ओके। अच्छा सर, इसी में एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा था कि काफ़ी सारे हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, राइट। आजकल बच्चे भी काफ़ी टीवी भी देखते हैं, हर जगह ऐड्स चलते रहते हैं। तो काफ़ी सारे फिल्म स्टार मैं देखता हूँ कि आते हैं बोलते हैं, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं, एक्चुअली डॉक्टर्स की बात करते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड पेस्ट है, या हम रिकमेंड करते हैं ये पेस्ट वो पेस्ट, या ये ब्रश। तो ये एक्चुअल कैसे होता है? आप लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप का पेस्ट या ब्रश को रेकमेंड करते हैं कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोग बोलते हैं? देखिए, रिकमेंडेशन तो बेसिकली भाई ऐसा मेरी तरफ से जो है बीइंग अ डेंटिस्ट, ठीक है, एंड जो है ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आप मांगेंगे तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्सनली जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। सीधी सी बात है, टूथपेस्ट जिसमें जो है वो झाग बनाता है वो हर टूथपेस्ट जो है अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो है वो दांतों की सफाई करता है। ठीक है। हाँ, कुछ टूथपेस्ट हैं जिनमें जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स को जो है ध्यान में रखते हुए कि जो है ये ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, या अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है, जैसे कोई जो है सेंसिटिविटी एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट है, ठीक है, आपने जो है एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें देखा कि जो है डेंटिस्ट उसको रिकमेंड करते हैं, हाँ। और आपने उसको खरीद लिया और खरीद लेने के बाद उससे ब्रश करना चालू कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो है मार्केटिंग गिमिक है, इसमें जो है फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके। देखिए, सेंसिटिविटी के जो है कई कारण हो सकते हैं। जो है हो सकता है कि जो दांत घिस गए हों आपके, ये भी हो सकता है कि आपके जो है दांत में सड़न हो, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो। ठीक है, तो ज़रूरी ये है ना कि आप जो है जा करके एक बार डेंटिस्ट से जो है चर्चा करें, मिलें, और फिर उसका रिकमेंडेशन पर्सनली लें। अच्छा। पर्सनली रिकमेंडेशन लेने के बाद जो भी वो प्रिस्क्राइब करता है उस पर्टिकुलर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। ओके। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं जो कहते हैं कि सेंसिटिविटी को हम दूर करते हैं, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि वो सब मार्केटिंग गिमिक है। वो मार्केटिंग गिमिक है। आपको अगर सेंसिटिविटी है तो डॉक्टर के पास जाइए। यस, जो है अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो यू शुड नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम मार्केट। अच्छा। जस्ट गो टू योर डेंटिस्ट, विजिट योर डेंटिस्ट। आप उनसे जो है बताइए कि आपकी क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है। सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन पर्टिकुलर जो है उसमें देख करके समझ करके, और फिर जो है आपको सही टूथपेस्ट का रिकमेंडेशन जो है वो देगा डेंटिस्ट। अच्छा सर, जैसे कि एक ब्रश भी होता है, तो ब्रश करने का कोई स्पेसिफिक तरीका होता है? जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे काफ़ी सारे हम लोग देखते हैं, लोग बताते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक एक क्या तरीका? ऊपर नीचे करते हैं कुछ लोग दाएं बाएं करते हैं, कुछ तो बस ऊपर ऐसे मुंह में डाल के जीभ के ऊपर ही घुमा लेते हैं, बोलते हो गया ब्रश। नहीं, जो है डेफिनेटली जो है एक तकनीक होता है जिसको हम बेस ब्रशिंग टेक्निक कहते हैं। अच्छा। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो है मेरा प्रोजेक्ट भी जो है, जब मैं मेरी पोस्टिंग जो है ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन अपना कर रहा था, तब जो है पेरियो डिपार्टमेंट जब में जो मेरा टॉपिक जिस पे मुझे जो है प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ में प्रोजेक्ट जो अच्छा। मिला था वो ब्रशिंग टेक्निक पे ही मिला था। तो मेरी अच्छी खासी रिसर्च है जो है ब्रशिंग टेक्निक पे। तो उसमें जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रशिंग टेक्निक जिसको जो है हमको यूज़ करना चाहिए वो है बेस ब्रशिंग टेक्निक।
सो इसको मैं जो है आपको कास्ट के और ब्रश के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ पर भी जो आपका दांत और मसूड़ा मिल रहा है वहाँ पर जो है ये जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के ब्रिसल्स को जो है आपको 45 डिग्री कोण में रखना है। ओके 45 डिग्री कोण में रखने के बाद उसको नीचे की तरफ स्ट्रोक्स देने हैं। ओके इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से brush करते हैं, आगे जो पीछे कि एकदम बिल्कुल जोर जोर गलत से है। करते हैं। हाँ बिल्कुल गलत है। ओके आपको उसको नीचे और ऊपर से नीचे की तरफ जो है स्ट्रोक्स देने हैं इस तरीके से। ओके और जो है क्या है, आप जो है सामने से जो है अगर ब्रश की स्ट्रोक्स दे रहे हैं 8 से 10 स्ट्रोक्स बहुत हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके उतने में ही वो क्लीन कर देगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। ओह हार्ड ब्रश तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, नहीं तो पूरा दांत खराब कर देगा आपका। ओके वो कट्स कर देगा, कट्स। क्योंकि आप जो है कभी भी जो है देखिए, आप ये वाला मोशन जो है ना, ये क्या है हमारे जीन्स में है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं पूछ तो रहा था। जीन्स में है तो वो करेंगे ही आप। और हार्ड ब्रश से अगर आपने ऐसे ऐसे कर दिया हाँ हाँ तो क्या होगा कि ये नीचे जो है, लोग बोलते हैं ना कि हमारा वो ऊपर की तरफ कट गया है, हाँ दांत कट गए हैं डॉक्टर साहब, जो है ऐसे कई सारे पेशेंट्स जो है हमारे पास में आते हैं, दांत कट गए हैं तो उसमें फिलिंग कर दीजिए। तो वो इसी ऐसे ही ब्रश करने की वजह से होते हैं, बहुत जोर से घिसने की वजह से और हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने से। ओके मीडियम सॉफ्ट ब्रश या सॉफ्ट ब्रश जो है ना वो घिसेगा नहीं। खींचेगा नहीं, बेसिकली जो फ्रिक्शन होता होगा उससे क्या होगा और कट जाता होगा, उसकी लेयर निकल जाती होगी। अरे क्या है, यहाँ पर जो हमारी इनेमल होती है ना, जो ये जहाँ पे मसूड़ा और दांत मिलता है वहाँ पर जो दांत का जो इनेमल है, इनेमल की परत बड़ी ही पतली होती है। अच्छा तो उसमें क्या है, तुरंत जो है छेद हो जाता है। तुरंत जो है कोई भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, पेस्ट में होते हैं एब्रेजिव्स। अच्छा एब्रेजिव्स जो होते हैं, छोटे छोटे एब्रेजिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एब्रेड कर देते हैं। ओके उसको हम एब्रेजन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए या तो आप प्रॉपर जो है इस तरीके से इस मोशन में ब्रश करिए, ठीक है, और पूरे पीछे तक जो है, पीछे के दांतों में जो है आपको इस तरीके से ब्रश करना है। साथ ही साथ में जो है ये राउंड मोशन में आपको ब्रश करना है, अच्छा सर्कुलर मोशन पीछे की तरफ। यस, सर्कुलर मोशन में। ये पीछे के दांतों के लिए। यस यस। अच्छा हम लोग अलग अलग तरीके से करना है, सामने जैसे आपने बताया 45 डिग्री में इस तरह ब्रश, हाँ। और पीछे सर्कुलर घुमाना है। यस, पीछे जो है आपको, पीछे भी जो है आपको 45 डिग्री में करना ही है। ओके उसके साथ साथ जो है आपको सर्कुलर मोशन में भी ब्रश करना है। ओके ठीक है, और सर जब इससे जो है क्या होता है, गम्स का मसाज होता है। ओके, और अगर अंदर की ओर से करेंगे तो बाहर हो गया, जैसे अब अंदर जो है डालते ये हैं। हो गया बाहर की सतह का। अब जो है मैं बात बताता हूँ अंदर की सतह का। तो अंदर की सतह जो है, देखिए कि ये जो अंदर की सतह है, हाँ हाँ इन अंदर की सतहों में जो है आपको इस तरीके से सेम 45 डिग्री कोण में रखना है ओके और इस तरीके से स्ट्रोक्स देना है। पीछे के दांत से स्टार्ट करिए और एक एक दांत छोड़ते छोड़ते जो है आप आगे बढ़ते जाइए इस तरीके से। ठीक, और जो है ये जो सतह है इसमें भी जो है आपको इसी तरीके से चलाना है, या अगर आप इस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो आपको इस तरीके से चलाना है। ये एक्चुअली थोड़ा हार्ड एरिया होता भी है, नॉर्मल ब्रश करते टाइम भी देखता हूँ। सबसे ज्यादा जो है गंदगी यहीं चिपकती एग्जैक्टली है। हाँ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो है थूक लार जो है यहाँ से, यहाँ पे हमारी लार ग्रंथियाँ जो होती हैं हाँ हाँ उसके जो है छेद होते हैं, यहाँ से जो है पूरा कंटिन्यूसली जो है यहाँ से लार निकलता रहता है। अब लार में होता है कैल्शियम, अच्छा है ना। अब जो है यहाँ पर आपने ब्रश नहीं किया तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा खाना चिपकेगा। खाना चिपकने के बाद जो है लार ग्रंथि से जो लार निकली उसमें होता है कैल्शियम, वो जा करके जो है वो बैक्टीरिया और खाना चिपक के बना प्लाक, और फिर उसके ऊपर में कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जमा हो गया, उसको कहते हैं हम टार्टार या कैलक्यूलस, ओके कैलक्यूलाई कहते हैं। वो और भी खतरनाक होता है। वो और भी खतरनाक। यस, तो जब कैलकुलस का डिपोजिशन जो है आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। और जो है देखिएगा कि सामने के ही दांत ढीले होते हैं सबसे ज़्यादा लोगों के। ओके तो सामने के दांत ढीले सबसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहीं से जो है लार ग्रंथियाँ निकल करके और उसको कैल्सीफाई कर देती हैं प्लाक को, और कैल्सीफाइड प्लाक को आप ब्रश से भी नहीं निकाल सकते साहब। ओके प्लाक आप निकाल सकते हैं लेकिन कैल्सीफाइड जो चिपक गया हो, वो कैल्सीफाई हो गया हो, इसीलिए डेंटिस्ट के पास तुरंत जाना है। और जो है हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हैं, आजकल जो है एयर एब्रेजन्स आ गए हैं, जो है नई नई तकनीक और पद्धतियां आ गई हैं जो कि बिल्कुल पेनलेस होती हैं। तो बिल्कुल उससे जो है आप अपने जो है कैलकुलस और प्लाक तार का जो है रिमूवल करवाएं, उससे जो है आपके दांत की लाइफ 10 गुना बढ़ जाएगी।
ठीक है। 10 गुना क्या 20 गुनी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, और जो ऊपर वाली जो सतह है इसमें आपको टू एंड फ्रो चलाना है। अच्छा, इसमें आप टू एंड फ्रो चला सकते मतलब ये आगे पीछे जो हम हैं। करते हैं। ओके ये आपको टू एंड फ्रो चलाना है। ओके। ये ब्रशिंग टेक्निक अगर आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जो है दांत की बीमारी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा आपको टिप मैं दे रहा हूँ, फ्लॉसिंग। फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस, तो ये है डेंटल फ्लॉस। ओके ठीक है। अब डेंटल फ्लॉस को जो है हमको निकालना है, इस तरीके से निकालेंगे। ओके ये इसमें कटर भी होता है। ओके। अब डेंटल फ्लॉस को जो है अपनी उंगलियों में इस तरीके से गोल गोल बांध लेना है। ओके। और इस तरीके से आपको अपने अंगूठे के थ्रू, और कुछ नहीं, पीछे की तरफ ले जाना है और दांतों के बीच में अच्छा, ऐसे ऊपर नीचे करके उसको बीच में, जो दांत के बीच में होगा उसको निकल जाएगा। इस तरीके से सामने के दांतों में। ओके। तो ये जो डेंटल फ्लॉस है क्या है, ब्रश आपके दांतों के बीच की सफाई नहीं कर पाता है। हाँ, लेकिन फ्लॉस जो है वो आपके दांतों के बीच की सफाई कर देगा। तो स्मूथ सरफेस केरीज जिसको हम कहते हैं, दांतों के बीच में जो होती हैं, जो कि बहुत अग्रेसिव होते हैं, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो स्मूथ सरफेस केरीज नहीं होंगे। अच्छा। स्मूथ सरफेस केरीज नहीं होंगे तो क्या होता है कि स्मूथ सरफेस केरीज जो है पता भी नहीं लगती हैं। ओके। क्योंकि वो ऊपर दिखाई नहीं देता है, नहीं देता। क्योंकि साइड से लगा हुआ है, दांतों के बीच में है। तो जब स्मूथ सरफेस केरीज जो है ना एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाता है, जब पल्प में पहुंच जाता है ना, तभी जो है वो डॉक्टर के पास में जो है पहुंचता है पेशेंट। ओके। लेकिन ऑक्लूजल केरीज जो दांत की सतह में होती है, ऊपरी वाली सतह में होती हैं, वो दिखाई देती हैं। तो पेशेंट उसके लिए अवेयर हो जाता है कि तुरंत जो है जाता है, फिलिंग विलिंग करा लेता है। तो स्मूथ सरफेस केरीज बड़ा ही खतरनाक केरीज है। और जो प्रॉक्सिमल केरीज, हम जो है दांतों के बीच की केरीज जिसको हम कहते हैं, उसको जो है वो पता नहीं चलता, और एंड में जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जाता है। अच्छा सर, अभी जो आपने दिखाया वो ऐसे डाल करके साफ़ करने वाला, उस पर एक की किस्सा याद आ गया मेरे को। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को डांटती है जब मैं कोई चीज़ से पिन करता हूँ अपने दांत को। वो कहती है कि अरे वो गैप बढ़ जाएगा तेरे दांतों के बीच का। तो काफ़ी डांटती थी मेरे को। तो ये चीज़ में काफ़ी मेरे को वो लगा कि अगर इस तरह करेंगे तो किस तरह का डैमेज या किस तरह का गैपिंग आता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसके लिए जो है ना इंटरडेंटल टूथ पिक्स आते हैं। अच्छा, वो इंटरडेंटल डेडिकेटेड, उसके लिए इंटरडेंटल टूथ पिक्स आते हैं। ओके। उससे आप जो है डेफिनेटली उसकी दांतों के बीच की सफाई कर सकते हैं। अच्छा, उससे कुछ गैपिंग जैसे कुछ नहीं हो जाता है क्या दांत के बीच में? कोई गैपिंग नहीं, कोई गैपिंग अच्छा। नहीं होती है। हाँ, उसको फोर्सफुली नहीं करना है। उसकी एक पर्टिकुलर फोर्स होता है। इतना जो है जोर मत लगाइए कि आपके मसूड़ों से खून आने लग जाए। अच्छा, ओके। ठीक है ना। और उसके जो है क्या है, डेडिकेटेड डिजाइन्स आते हैं आजकल। मेरे एक यूके के मेंटोर थे, डॉक्टर स्टुअर्ट ऑटन जोन्स। अच्छा। वो उन्होंने जो है एक इंटरडेंटल टूथपिक का जो है इजाद किया था, और वो उनका खुद का डिज़ाइन था। और वो डिज़ाइन वाकई में मुझे आज तक उस डिज़ाइन का टूथपिक मैं अभी भी खोज रहा हूँ, यहाँ इंडिया में अगर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई चीज़ हो सकती है। ओके। तो जो है, या आप फ्लॉसिंग करिए, या टूथपिक का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसकी जो डेडिकेटेड डिज़ाइन वाले टूथपिक्स हैं उसका इस्तेमाल आप अगर करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके। दांतों तो के ज़्यादा बीच की वो सफाई कर हार्मलेस सकते रहता है, उसमें कोई दिक्कत लेकिन नहीं अगर होता। आपका खाना फंस रहा है, हाँ है ना, और आप उसको टूथपिक से साफ कर रहे हैं और जो है डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड कर रहे हैं, अच्छा। ये तो गलत है भाई। ओके। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी होटल भी जाते हो, नॉर्मल वाली टूथपिक ही रखी रहती है। मेरे को नहीं लगता कि वो डेंटली अप्रूव्ड या कुछ वो रहती है। नहीं, नॉर्मल टूथपिक का इस्तेमाल करिए। अच्छा। लेकिन आपके दांतों के बीच में खाना थोड़ा बहुत जो है, अगर कोई रेशा है ना, उसको आप उससे साफ कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जो है रेशेदार सब्जियां आप खा रहे हैं ना, कभी कभी वो दांतों के बीच में फंस जाती है, अटक जाती है, तो उससे आप उसको साफ कर सकते हैं। हाँ। आप चिकन अगर नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो चिकन के जो रेशे होते हैं वो भी जो है यूजुअली फंस जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर गड्ढा हो चुका है, सड़न लग चुकी है और उसमें खाना फंस रहा है, और आप जो है उससे साफ करके और आप जो है अवॉइड कर रहे हैं डेंटिस्ट के पास जाना, ये बिल्कुल कहीं से और भी उसको खराब ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और बात मैं करना चाहता, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी इससे रिलेट करेंगे। जब हम छोटे होते थे, तो अभी काफ़ी ये मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे दादा दादी मेरे को काफ़ी नीम की जो डंडियाँ आती हैं सर, उससे ब्रश करने को कहते थे। वो खुद भी करते थे।
लेकिन जैसे जैसे अभी मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, इस एज में आने के बाद मैं उस पद्धति को, उस तरह के स्टाइल के ब्रशिंग को विलुप्त होता देख रहा हूँ। काफ़ी लोग नीम से अब ब्रश नहीं करते हैं, मॉडर्न ब्रश आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गए हैं, कोई बहुत सारी आ गए हैं। तो क्या नीम के डंडियों से ब्रश करना ठीक होता है, या आजकल के जो मॉडर्न ब्रश और पेस्ट वाली सिस्टम ये है एक वो अच्छा ज़्यादा सवाल है। क्या है, कल ही मैं एक पेशेंट देख रहा था, एक अंकल जी हमारे यहाँ आए थे शाम को। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने तो नहीं बोला, उनके बेटे ने मुझे बताया कि जो है सर ये ना नीम से ब्रश करते हैं। अच्छा। और मैंने देखा कि नो डाउट नीम से ब्रश करने वाले के जो मसूड़े हैं, है ना, वो तो जो है मजबूत हैं, लेकिन उनके पूरे दांतों में इतनी ज़्यादा गंदगी चिपकी हुई थी, उसकी वजह से उनके दांतों में सड़न हो गई थी। तो नीम का जो दातून है, उनका जो उसके अंदर में जो भी रस होता है, ठीक है ना, वो नो डाउट जो है आपके मसूड़े की बीमारी से जो है आपको दूर रख सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको दांतों की बीमारी से जो है वो दूर नहीं रख सकता। ओके। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप जो नीम का जो ब्रश बनता है, उसको आप चबा करके उसे एक ब्रश का फॉर्म देते हैं। वो ब्रश जो है दांतों के बीच में और दांतों की सतह की सफाई करने के काबिल नहीं होता है। अच्छा, ओके। उसकी वजह से जो है खाना चिपका रह जाता है। खाना चिपके रह जाने की वजह से जो है दांतों में सड़न जो है लगती है। तो ज़रूरी ये है कि हम नीम के दातून का इस्तेमाल अब ना करें। जो है भाई, आप ये बताइए कि आप 1980 की गाड़ी चलाएंगे क्या? 1980 की जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय जो गाड़ियों का इंजन था, उस इंजन को अभी अपने नए जो है उसमें मर्सिडीज में लगा करके चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे ना। अब जो नई जो टेक्नोलॉजी आई है, नए जो इंजन आए हैं, उसका इस्तेमाल करिए भाई। उसका इस्तेमाल करने से जो है आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप अपना बेनिफिट देखिए। नीम के दातून से इस्तेमाल जो है, आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर आप नीम के दातून के इतने फ़ैन हैं तो ये कर सकते हैं कि एक टाइम आप नीम का दातून करिए। अच्छा। रात के समय में या सुबह के समय में, लेकिन रात के समय या मतलब कोई भी एक टाइम में आप ब्रश जरूर करें। बिल्कुल, ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो इसको एक और इसमें समझा जा सकता है, जैसे कि मैं सोच रहा था कि आजकल का खान पान का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। बहुत ज़्यादा जंक हो गया, जैसे बता रहे ऑयल हो गया, ज़्यादा शुगर हो गया। पहले के ज़माने में लोगों में इतना ज़्यादा जंक था नहीं। तो इस वजह से भी क्या हो, सक्सेस ज़्यादा था दातून उतून का। क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी मेरे दादाजी लोग का दांत काफ़ी फ्रेश ही रहता है, और वो ये सब चीज़ को खाते नहीं है। हाँ, बेसिकली क्या था, वही चीज़ है। पहले के जो खान पान, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे जो दादा परदादा जो करते थे, खाते थे, वो स्टिकी फूड ज़्यादा नहीं खाते थे। राइट। वो लोग जो है ऐसे खाना खाते, साथ ही साथ में खीरा ककड़ी और जो है फाइब्रस जो फ्रूट्स हैं, और उन लोगों के जो डाइटरी हैबिट्स थे ना, उनमें वो सारी चीज़ें शामिल थी। तो उसकी वजह से होता ये था कि जो खाना चिपका भी रहता था ना, वो पूरा रिंस हो जाता था। करेक्ट। अब उनमें आप देखिए तो उनमें पायरिया की बीमारी या जो गम्स की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, रादर देन जो है सड़न की बीमारी, जो कि दांत की जो है सतह की बीमारी होती है। दांत की सतह की बीमारी उनमें नहीं पाई जाती, उनमें कम देखने को मिलती है। ओके। लेकिन मसूड़ों की बीमारियां ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन आज की जो न्यूअर जनरेशन है, वो लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने से जो है उनके मसूड़ों की बीमारियां कम हैं। लेकिन जो प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, उनमें जो है ये दांतों में सड़न जो हो रही है, वो बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है। हाँ सर, आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग रहते हैं, उनके दांत काफ़ी बाहर की ओर निकल जाते हैं, या एक अलग डायरेक्शन में उल्टे सीधे भी निकलते हैं। तो एक ब्रेसेस, टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, तो ब्रेसेस का एक चलन है, जो तार लगाते हैं, काफ़ी भद्दे से दिखते हैं। तो वो क्या होता है, और काफ़ी पेनफुल होता है, सुना हूँ सर। कुछ उसमें नया टेक्नोलॉजी आया है क्या? हम लोग इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ब्रेसेस आर ब्यूटीफुल। अच्छा, ओके। सो एक्चुअली क्या है कि हाँ, नो डाउट, मैंने जैसे आपको बताया कि विजडम टूथ फंसा रह जाता है ना। तो होता ये है कि जबड़ा छोटा है और दांत बड़े हैं, उसकी वजह से विजडम टूथ फंसा। वैसे ही सेम चीज़ क्या होती है कि जब जो है जबड़ा छोटा रह गया और दांत जो है पूरी तरीके से जो है नहीं आ पाए, तो क्या होता है, वो आगे पीछे आ जाते हैं। ओके। तो आगे पीछे होने की वजह से, जैसे आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कंडक्टर आपको बैठाता है 3 की सीट में, जो है अगर उसको 5 को बैठाना होगा तो वो कैसे बैठाएगा? तो आगे पीछे करके बैठाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर। तो जबड़े का साइज तो हम चेंज नहीं कर पाए,
है ना, वो साइज़ उतनी रही, दांत के साइज़ भी चेंज नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि जो है वो उनको आना तो था, तो वो क्या हुए, आगे पीछे आ गए। आगे पीछे हो तो गए। जब वो आगे पीछे आते हैं तो उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि आगे पीछे होने की वजह से दांतों में जो ब्रशिंग हम कर रहे हैं ना, वो ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, प्रॉपरली नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें बहुत सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच पाता है। तो ज़रूरी, और साथ ही साथ में क्या होता है कि उसकी वजह से ऑक्लूजन खराब होता है। तीसरा जो चीज़ है वो बड़े ही भद्दे दिखते हैं, जो है Correct. जो क्रूक्ड टीथ हैं वो कहीं से भी अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। तो ज़रूरी क्या हो जाता है कि ऐसे केसेस में हम टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराएं, जिसको हम ब्रेसेस के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अब तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट भी गुजरा जमाना हो गया, आजकल आ गए हैं अलाइनर्स, क्लियर अलाइनर्स। ओके। तो उसमें क्या होता है कि जो है बड़े ही वो क्या है, बच्चे आजकल बड़े अवेयर हैं और जो है लोग बोलते हैं कि बड़े ही कॉन्शियस रहते हैं कि जो है नहीं मेरे को ये ब्रेसेस दिखाई देंगे, मुझे ब्रेसेस correct, नहीं बोलते हैं, लगवाने काफी पापा। बोलते हैं। तो जो है क्या है कि जो है आजकल नए जो है, आप बोल रहे थे ना कि ब्रेसेस बड़े ही भद्दे दिखते बर्थडे हैं, दिखते हैं, एग्जैक्टली। तो मैंने बताया कि ब्रेसेस आर ब्यूटीफुल। ओके। तो क्या है, आजकल अलाइनर्स भी आ गए हैं। तो अलाइनर्स में जो है क्या होता है, क्लियर अलाइनर्स ट्रे जैसा होता है वो, उन ट्रेस को पहनना होता है और विद इन जो है 15 सेट 10 सेट ऑफ ट्रेज से जो है क्रूक टीथ का जो है इलाज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो उम्र दराज के जो लोग हैं, जो लोगों को लगता है कि यार मैं अब इस उम्र में क्या इलाज कराऊं, है ना, मेरे को ब्रेसेस में लगाऊंगा तो बड़े भद्दे दिखेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, तो उनका भी बिना लोगों को पता चले क्लियर अलाइनर्स के थ्रू जो है इलाज किया जा सकता है। इसमें टाइम कम लगता है कि यस, ज़्यादा लगता इसमें टाइम भी जो कन्वेंशनल ब्रेसेस का जो इलाज है, कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स है, उससे कम लगता है उसकी तुलना में। है? और उसमें कितना लगता था और इसमें कितना लगता है? अब जैसे उसमें जो है कोई इलाज चल रहा है तो 1.5 से 2 साल 3 साल जो है कभी कभी लग जाते थे। तो अब जो है आजकल जो नया क्लियर अलाइनर्स के जो पद्धति आई है, उसमें जो है 15 हफ्ते 20 हफ्ते 30 हफ्ते जो है कॉम्प्लिकेटेड केस को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मतलब 2 से 3 महीने 4 महीने में भी हाँ, अगर कोई माइनर करेक्शंस हैं तो उसको आप 3 महीने 4 महीने में करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जहाँ उसको 6 महीने से 1 साल लगता था, वही इसमें 3 से 4 महीने में किया जा और सर सकता है। इसमें पेन का लेवल क्या होता है? बोलते हैं बहुत पेनफुल होता है। बिल्कुल भी पेन नहीं होता है सर, ये और नई वेरी वाली कंफर्टेबल, इट इज़ अच्छा, वेरी कंफर्टेबल। जो है ट्रेस लगाइए, इट इज़ मतलब लाइक कि जो है आपने कुछ नहीं करना है, जो है जैसे हम लोग वो प्लग एंड प्ले वाला जो है नहीं कॉन्सेप्ट आया था जो है कंप्यूटर्स में कि जो है प्लग एंड प्ले करिए, हाँ हाँ। तो ये भी सेम चीज़ है। अच्छा, आप अच्छा। प्लग करिए और आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो सर ये प्लग करेंगे जैसे आप बता रहे हैं, तो ये निकल नहीं जाते होंगे जैसे नहीं। कुछ खाते पीते नहीं, या नहीं, ऐसे नहीं। करके? नहीं नहीं, अच्छा। वो बिल्कुल जो है एकदम प्रॉपर फिट होते हैं, फिट हो जाते हैं। बिल्कुल जो है प्रॉपर फिट होते हैं, वो क्लियर होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओके। दांत में लगे हुए हैं, कहीं से भी दिखाई नहीं देते हैं। और हम लोग उसको ब्रश व्रश करते टाइम पहने रहते हैं या उसको कुछ नहीं remove नहीं, करते? ब्रश करते समय निकालना पड़ता है उसे। ओके। 22 घंटे का समय कम से कम उसको पहनना है, मतलब अच्छा। रात को सोते समय भी उसे पहनना पड़ता है। और 2 घंटे के लिए जो है आप उसे उतार सकते हैं। उस समय 2 घंटे के समय में आप खाना खा लीजिए, ब्रश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये जो है एक पद्धति, नई पद्धति आ गई है क्लियर अलाइनर्स। बाकी ब्रेसेस जो है वो तो करें, आज भी करते हैं लोग और कर रहे हैं। मेरी वाइफ जो है वो इसकी स्पेशलिस्ट हैं और जो है वो उसकी स्पेशलिटी वही है, तो वो कर रही हैं। अच्छा। और जो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है जो है वो इंडिकेशंस होते हैं उसके, और इसके भी जो है अपने अलाइनर्स के भी इंडिकेशंस होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है हर केस में हम अलाइनर्स कर सकते हैं। तो जो है कुछ एक ऐसे कुछ मतलब टिपिकल केसेस होते हैं जिनमें विदाउट ब्रेसेस हम जो है उसका इलाज केवल क्लियर अलाइनर से नहीं कर सकते। ओके। तो कुछ लिमिटेशंस क्लियर अलाइनर्स की भी हैं, है ना। और बाकी ब्रेसेस जो है वो हर केस को जो है आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हैं। सर ब्रेसेस के अलावा भी कुछ इम्प्लांट के थ्रू भी हम लोग कुछ उसके जो अंडुलेशन नकली होते दांत। हैं, नकली दांत, हाँ, वो सब हाँ। लगा के भी कुछ करते हैं कि ये बिल्कुल। इम्प्लांट का कैसे उसको करते हैं? तो आजकल जो है नई पद्धतियाँ जो है उनमें से जो है एक ये शुमार है जिसको हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। अच्छा। तो आज जो है डेंटल इम्प्लांट्स के थ्रू आप सिंगल दांत से लेकर के मल्टीपल टीथ से लेकर के आप पूरे जो है ना आपके जितने 32 हैं उन सब को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। होता ये है कि पहले के समय में जो है क्या होता था कि ब्रिज लगाया जाता था, जैसे एक दांत नहीं है किसी का
तो उस दांत को रिप्लेसमेंट के लिए जब हम आता था तो उसमें हम क्या करते थे कि आजू और बाजू के दांत को जो है थोड़ा छोटा करते थे, छोटा करके, और उन दोनों को जो है एज अ ब्रिज के जो पोल्स होते हैं, है ना, उस तरीके से बना करके और फिर जो है उसमें ब्रिज लगाया करते थे। अच्छा। है ना, फिक्स कर दिया करते थे उसे। वो भी एक तरीके का जो है फिक्स आज भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ऑब्सोलीट हो गया है, आज भी जो है मैं भी करता हूँ उसे। तो ब्रिज एक तरीका है। अब उसमें जो है क्या होता था कि जो है आजू और बाजू के दांत को घिस करके छोटा करना पड़ता था। तो मतलब जो है एक जो है आदमी से दोस्ती करने के लिए जो है दो आदमी से जो है दुश्मनी कर लेना, ये कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो फिर जो है नई पद्धतियों का जो है उसमें इजाद हुआ और जो है उसमें डेंटल इम्प्लांट आया, जिसमें हम क्या करते हैं कि हड्डी में जो है एक फिक्सचर लगा देते हैं जो कि जड़ की तरह काम करता है। अच्छा। और फिर उस जड़ के ऊपर में हम जो है नकली दांत लगा देते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ जो है ना टूथ की तरह वो काम करता है। कॉपी एकदम कॉपी होता है। तो जैसे हमारे नेचुरल दांत है उसी का कॉपी वो करते हैं। यस, एग्जैक्टली। हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? जैसे सेम मेरे को मेरा दांत का स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह हो जाए या किसी फिल्म स्टार की तरह हो जाए, तो क्या उसको भी कर किया सकते हैं? तो वो एक नया वो आपने जो पूछा वो है स्माइल डिजाइनिंग। अच्छा। तो स्माइल डिजाइनिंग के लिए जो है भाई वो क्या होता है, उसके लिए आपको विनियर्स का इस्तेमाल आजकल होता है। तो विनियर्स जैसे क्या होता है कि जो एकदम जैसे कॉन्टैक्ट लेंस ऑफ आई होता है ना, कैसा होता है कॉन्टैक्ट लेंस, देखा है आपने? आपने उसके ऊपर में लगा दिया तो आपके आँख का कलर जो है ब्राउन हो सकता है, ग्रीन करना चाहें ग्रीन हो सकता है। सेम जो है आपको अगर मान लीजिए जो है दांत ब्यूटीफुल नहीं है, थोड़े आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं, और आप चाहते हैं कि जो है बिल्कुल बराबर हो जाए दांत, बराबर हो जाए दांत, तो उसके लिए जो है आजकल पद्धति आ गई है विनियर्स की। तो उसमें कुछ नहीं, हम बिल्कुल एकदम पतली सी परत जो है हम ऊपर की निकालते हैं, और उसके बाद जो है एकदम झिल्ली जैसी जो है कॉन्टैक्ट लेंस जैसी जो है विनियर्स बन के आती हैं, और उन विनियर्स को जो है हम बॉन्ड कर देते हैं आपके दांतों में। अच्छा। तो वो दांत बिल्कुल ही जो है उसकी जो खूबसूरती है वो जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। बिल्कुल आइडियल जो है स्माइल जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, जिसको हम बॉलीवुड हॉलीवुड स्माइल्स भी कहते हैं। अच्छा। तो आजकल जो है बड़ा चलन में है और प्रचलन में है, लोग जो है अपनी स्माइल को लेकर के जो है क्या क्यों सबको इनको इन्फ्लुएंसर्स बनना है एग्जैक्टली। फेस पे तो लोग करते हैं प्लास्टिक सर्जरी क्या क्या होती है, अभी आपने बताया दांत पे भी ये पॉसिबल तो अब जो है वो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो ऑफ टूथ ही है वो समझ लीजिए। तो आप जो है अपने दांत की बनावट जो है ना जैसा आप चाहते हैं वैसा बनवा सकते हैं। जो आइडियल जो एक स्माइल जो होती है ना, वो आइडियल स्माइल जो है आप पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विनियर्स। ओके। तो पेरेंट्स जो देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उनके नज़र में ये भी रहेगा कि अगर बच्चों का स्माइल उनको पसंद नहीं है वो चेंज करवा सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है सर। एग्जैक्टली आता है कई बार। आप जो है जब क्या है कि आजकल जो जॉब हो गए हैं, सबके जो काम हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंटेशन वाले हैं। मीन्स जो है यू हैव टू बी मीन्स लुक गुड, लुक कॉन्फिडेंट, राइट? यू शुड स्माइल कॉन्फिडेंटली, एवरीथिंग इज लाइक दैट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क ओवर जो है योर स्माइल एज वेल। करेक्ट। तो आप वो जब विनियर्स के थ्रू जो है किया जा सकता है, जब बनाया जा सकता है, तो उसको उसका लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है। और मैं तो एक और स्पेसिफिक केस में को याद आता है, हमारी फैमिली में कहीं पे था, एक डेंटिस्ट से ही मिले थे हमारे, उनकी शादी होने वाली थी बच्ची की, लड़की की। तो कुछ फिलर्स थे, कुछ गैपिंग था, तो उन्होंने डेंटिस्ट से बात किया था कि कुछ इसको फिल किया था, फिर उन्होंने उसे इम्प्रूव किया था, उसके बाद उनकी शादी उसको जो है हम ब्राइडल स्माइल डिजाइन अच्छा, उसका भी टर्म है क्या? बिल्कुल, ब्राइडल स्माइल डिजाइनिंग जो है लोग करवा रहे हैं, हमारे यहाँ से करवाते हैं। साथ ही साथ में जो है आजकल क्या है कि टीथ वाइटनिंग का भी बड़ा चलन है। हाँ, वो है। जो है क्या होता है, वाइट से जो है पीले हो जाते हैं दांत, जो है जब आप चाय पीते हैं, सब लोग जो है बेवरेजेस और ये सब जो है खाने का जो स्टेन्स होता है वो चढ़ जाता है। और जो लोग गुटखा आजकल जो है छोड़ना चाहते हैं स्पेशली, वो लोग जो है आते हैं, उनको चाहिए कि जो है सर जो है जितने स्टेन्स हैं वो निकाल करके, अब जो है अंदर के भी जो स्टेन्स घुस गए हैं तो वो भी बाहर निकाल दें। तो उसका जो है एक प्रोसीजर होता है जिसको हम टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर कहते हैं। तो उसमें केमिकल ब्लीच होता है, केमिकल ब्लीच को जो है बिल्कुल जो है लगाते हैं,
लगाने से जो है पूरे जो अंदर की जो जो स्टेन्स हैं, जो गंदगी, जो मॉलिक्यूल्स गए हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो खींच करके बाहर निकाल देता है। तो उससे जो है दांत बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते ये हैं। भी काफ़ी ब्राइड्स अभी करवा रही हैं। यस यस, ब्राइडल स्माइल मेकओवर में जो है, उनका हाँ, मेकअप हाँ, आर्टिस्ट करते हैं, उनके पास स्माइल और मुंह पे भी ये सब काम Yes. कराते हैं। काफ़ी सारे मैंने केसेस अपने देखे हुए हैं। यस यस वो यस, काफ़ी हो रहा कंसल्ट है, करते हो हैं, रहा ये है, भी हो रहा है। हो रहा है। सर ये बीमारियां तो ठीक है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अब बहुत सारे अब बच्चे लोग आजकल बहुत सारे फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, इनको भी बहुत लुकअप करते हैं। और मैं देखता हूँ कि आजकल टीवी में भी काफ़ी टबैको और इस तरह के मादक पदार्थों का भी किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो इन सब के इन्फ्लुएंस से कैसे बचाया जाए बच्चों को? आजकल टबैको भी यही सब देख करके बच्चे खाने लगे हैं, तो पेरेंट्स इस तरह को किस तरह से इसको कंटेन कर सकते हैं? देखिए, इसमें आपको मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। सरकार जो है टोबैको के प्रमोशंस को तो कहीं से भी जो है सब में बैन लगा हुआ है। टोबैको का कोई डायरेक्ट प्रमोशन नहीं किया सेरेगेसी जा सकता। ऐड करते हैं वो लोग। या हाँ। तो क्या है कि टोबैको का प्रमोशन तो वो नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गुटखा जो है, गुटके का प्रमोशंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट में होता है, जो कि कहीं से भी जो है वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। Obviously. और जो है जो कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो हमारे जो टोबैको जो का जो सेवन करते हैं जो भी, उनमें सबसे ज़्यादा जो है कैंसर के मुख जो मुंह के कैंसर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब उसका जो इन्फ्लुएंस जो आप बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो है इन्फ्लुएंसर्स को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। करेक्ट। जो है कहीं से भी वो सही नहीं है। और अगर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो है, सरकार को जो है कुछ ऐसा उसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए, ताकि जो है वो इन्फ्लुएंसर्स भी जो है पैसों के लिए जो है उसका प्रचार प्रसार ना करें। और इन्फ्लुएंसर्स में जो है खुद भी एक अपने आप में जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति होनी चाहिए, जिसमें जो है वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। Exactly. अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जो है मैं बताऊं तो सचिन तेंदुलकर को जो है Correct. 20 करोड़ रुपए का जो है ऑफर दिया गया एक जो है गुटखा कंपनी का प्रचार करने के लिए। लेकिन उनमें जो है एक मोरालिटी थी, मॉरल जो है ड्यूटी थी उनकी, उन्होंने जो है उसे साफ इनकार कर दिया, जो कि एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। तो इन सब चीज़ों का जो है ध्यान हमारे इन्फ्लुएंसर्स को रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नहीं तो जो है आजकल की जनरेशन्स जो है उन सब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो कि कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है। सर आपके पास आते हैं ये गुटखा खाए हुए माउथ कैंसर या माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले? आते ही होंगे, बहुत आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। देखिए, मुझसे जो है बहुत सारे कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि गुटखा खाने से भी कैंसर होता है क्या? उसमें तो तंबाकू नहीं होता है। हाँ। अरे भाई, उसमें भी होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? अब उससे क्या होता है, कैंसर से पहले का एक लीजन होता है जिसको हम कहते हैं प्री कैंसरस लीजन। तो प्री कैंसरस लीजन कैसे होता है? तो खैनी खाने से जो है ल्यूकोप्लेकिया होता है, वाइट पैचेस अगर आपके मुंह में जो कि नॉन स्क्रैपेबल हैं, स्क्रैप नहीं हो रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं खुरचने से या कुछ ऐसा, तो दैट इज़ नोन एज नॉन स्क्रैपेबल वाइट लीजन। अच्छा, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो प्री कैंसरस लीजन है। आप जहाँ तम्बाकू दबाते हैं तो क्या करता है तम्बाकू जो है आपके मसूड़े को गलाता है। गलाने के बाद जो है उसमें चूना भी होता है, चूना भी जो है गलाता है। चूना तम्बाकू मिल करके गलाने से जो है क्या होता है कि आपकी जो ऊपरी परत है जो है वो निकल जाती है। अब उस पे जो है क्या होता है, धीरे धीरे वहीं पे दबाने से जो है घाव बनना चालू होता है। और वो घाव जो होता है उनमें जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं, उन घाव में जो वहाँ की जो डीएनए है, जो वहाँ की जो सेल्स हैं, उसके डीएनए में जो है ऐसी तब्दीलियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है बॉडी क्या करती है, जो है वहाँ पे सेल जो प्रोलिफरेशन है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेल डिवीजन होता है वो रुकता बंद हो जाता है, मतलब वो अनलिमिटेड हो जाता है, और फिर जो है उसके बाद वही जो है कैंसर का रूप ले लेता है। ओके। तो जो है ऐसा कोई अल्सर, जो घाव जिसमें दर्द नहीं हो रहा हो, है ना, तो वो बड़ा खतरनाक है। जो अल्सर घाव जिसमें दर्द हो रहा हो तो ठीक है, वो तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर दर्द नहीं हो रहा है तो बड़ा ही चिंता करने वाली बात है। तुरंत जो है डॉक्टर को दिखलाना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखलाना चाहिए। अब जो है दूसरा लीजन मैंने बताया जो कि गुटखा खाने से होता है, दैट इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस।
तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है कि आपके मुंह का जो है भाई ये बड़े लचीले हैं ना, अगर आप मुंह खोलते हैं है ना, बड़े लचीलापन है तभी तो खुल रहा है। तो वो क्या करता है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है हमारे जो फाइबर्स जो इधर पीछे में जो है ना, उनको जो है कन्वर्ट कर देता है प्लास्टिक में। अच्छा। ठीक है ना, प्लास्टिक उसकी जो इलास्टिसिटी कम होती जाती है। अब क्या होता है कि जो है गुटखा खाने वाले लोगों का मुंह जो इतना सा खुलता है, खुलता नहीं है, खुलता ही नहीं है। सही बात है। साथ ही साथ में जो है क्या होता है कि वो उसको भी प्री कैंसरस लीजन हम कहते हैं, और उसको भी कैंसर में तब्दील होने की जो चांसेस होते हैं, अच्छा, वो भी जो है तब्दील हो सकते हैं। तो सर इसको रिवर्स किया जा सकता है अगर किसी स्टेज में कोई सालों से गुटखा खा रहा है, उसका जैसे आप बता रहे मुंह नहीं खुल रहा है, दांत सड़ गया, अगर वो खाना बंद करे प्रॉपर। देखिए इसमें जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो है हाँ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होते हैं, उनमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को रिवर्स कर पाना जो है बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल जॉब है वो, अच्छा, है ना। लेकिन 1 और 2 जो ग्रेड होते हैं उनको जो है रिवर्स किया जा सकता है बहुत हद तक, बहुत कुछ हद तक जो है। आजकल बहुत सारी नई तकनीक हैं, नए इंजेक्शन्स आ गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उन ग्रेड 1, ग्रेड 2 ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को जो है वापस से रिवर्स करके उनको उसको वो लचीलापन वापस पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लचीलापन लाया जा सकता है। आपके पास तो आते होंगे सर पेशेंट, एक महीने में कितने आ जाते होंगे? महीने में हमारे पास 5-6 पेशेंट्स तो जो है इसके रहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के तो रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, राइट जी, बिल्कुल। काफ़ी वाइड प्रॉब्लम है आज हमारे देश में इस चीज़ का, है ना। इस चीज़ में क्या है उसके लिए भी जो है लोग अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है, इसलिए जो है 5-6 ही आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस आ जाए ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि महीने में जो है 50-100 से कम नहीं आए। करेक्ट, ये इसलिए भी मैंने पूछा। एक तो देखिए अवेयरनेस की पहले से हमें हमारे कमी है, ऊपर से ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, एक यंग जो इन्फ्लुएंशियल माइंड होता है इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। बिल्कुल राइट, तो ये लोग जब इस तरह का कोई चीज़ को दिखाते हैं तो पता नहीं बच्चों को लगता है ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी चीज़ में एक होता है कि एक बच्चे जो होते हैं छोटे एज में उनको उतना ज़्यादा जानकारी होती नहीं, उनको लगता है कि ये दिखा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, बिल्कुल मैं करूँगा तो मैं भी शायद। अब तो ये तक बोलते हैं मेरी सक्सेस का राज है कि ये गुटखा ये इतने हद तक बात करते हैं, तो उनको भी एक इन्फ्लुएंस आता है, वो भी देख करके वही सीख करके आते हैं, फिर वही गड्ढे में चल जाते हैं, तो वही एक दिक्कत आता है। इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में जो है डी इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक्चुअली हम लोग इस तरह का कंटेंट भी बना रहे हैं सर, इस तरह आप जो गाइड कर रहे हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे, जैसे मैंने बताया कि एक भी अगर सही राह पे निकल जाता है बिल्कुल तो हमारा ये जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को और भी मैं इस एफर्ट के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। हम लोग और भी काफ़ी सारे कंटेंट अभी इस तरह का बनाने वाले हैं। तो सर चलते चलते आप अगर कोई मैसेज देना चाहे, जैसे आपके पास जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो फैसिलिटी है, यहाँ पे हम लोग किस तरह से आपको विजिट कर सकते हैं, और जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की है क्या हर चीज़ यहाँ पे आप उसको क्योर कर सकते हैं, उसका टेक केयर कर सकते हैं? यस, जो है मैक्सिमम बीमारियों की जो है का इलाज जो है आज माउथ से रिलेटेड, जो माउथ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उसमें जो है सारी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ पॉसिबल है। और मरीज़ को अंबिकापुर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो है जिसका इलाज जो हायर सेंटर्स में ही किया जा सकता है, जैसे कि खासकर स्पेशली जो है जो कैंसर्स होते हैं, माउथ के कैंसर्स जो स्टेज जो है 2, 3, 4 जो स्टेज के जो कैंसर्स होते हैं जो है उनका इलाज जो है वो थोड़ा सा जो है उसके लिए आपको हायर सेंटर्स में जाना पड़ता है। बाकी जो दांत की बीमारी है, चाहे वो मसूड़े की बीमारी हो, जबड़े से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जो है वो सारी बीमारियों के जो है जो मोस्ट एडवांस टेक्निक्स के साथ में और टूल्स के साथ में जो है हम यहाँ देते आ रहे हैं। और जो है आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए जो है 12 साल हो गए हैं और 13वें साल में मैं जो है कदम रख चुका हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ के जो लोग हैं, खासकर मैं अंबिकापुर के जो लोग हैं और जो है पेशेंट्स जो अंबिकापुर के हैं, वो बहुत अवेयर हुए हैं। और हमारा जो मोटिव है, जो मेरे वर्क प्लेस का मोटिव है, वो जो है केवल ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। ट्रीटमेंट के अलावा जो है हम अपने पेशेंट्स को अवेयर भी करते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे पास वो टूल्स हैं और उन टूल्स के थ्रू जो है हम पेशेंट को अवेयर करते हैं। और मेरी जो टीम है वो बहुत ही एमिनेंट टीम मैंने बनाई है
और उसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है और उस एमिनेंट टीम आई एम फील सो प्राउड ऑफ दैट टीम। और उस टीम के थ्रू जो है मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है हम फैला सकते हैं वो फैला रहे हैं, चाहे वो हमारी क्लिनिक के अंदर हो, हमारे हॉस्पिटल में हो, चाहे वो क्लिनिक के बाहर जो है हम कैंप्स के थ्रू और इन सब के थ्रू जो है हम अभी जो है 31 को ही जो है हमारा एक नेक्स्ट कैंप है जो कि हम वृद्धाश्रम में करने जा रहे हैं और उसकी भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बीच बीच में जो है हम क्या है डेंटल कैंप्स जो है अवेयरनेस कैंप्स जो है लगाते रहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे यस, ये जो है हाँ जो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी है और हम करते रहते हैं। जो है समाज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अवेयर करेंगे जो है उतना ही ज़्यादा हेल्दियर जो है बन करके जो है हमारा समाज आने वाला जो है फ्यूचर जो है और जनरेशन जो है वो आएगा, उभरेगा। और वही आशा और उम्मीद जो है मैं करता हूँ और जो मेरे से बन पड़ेगा जो है ओरल हेल्थ के लिए वो मैं अपने पेशेंट्स के लिए जो है हमेशा जो है उसके लिए तत्पर हूँ। ओके सर, हमारी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हमारा भी ये कंटेंट बनाने का यही मकसद है कि हम जो एक सोसाइटी है, जो यंग सोसाइटी है, जो फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन आप बोल सकते हैं, उनको एक सही गाइडेंस देने के लिए ही है ये वाला भी। तो हमारे और आपके विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। शायद इसीलिए ये पॉसिबल भी हो पाया। आज ही हम इतने देर बैठे बातचीत किए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, राइट। तो एक पेरेंट्स हम लोग देखते हैं बच्चे लोग में उतना अवेयरनेस नहीं रहता। हमारा जो मेन हमने जो फोकस किया वो पेरेंट्स को ही किया है। अगर वो फोकस रहेंगे, अगर उनको पता रहेगा कि अर्ली स्टेजेस में कैसे इस चीज़ों को डिटेक्ट किया जाए तो वो प्रॉपरली आपको रीच कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट को, डेंटल एक्सपर्ट को रीच कर सकते हैं और इनिशियल स्टेज में ही उनको क्योर कर सकते हैं, राइट सर। तो ठीक है सर, इसके साथ रैप अप करते हैं। काफ़ी सारा नॉलेज मिला आज, है ना। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी कुछ टॉपिक। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मुरली जो है। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू फॉर दैट एंड आई वुड लाइक टू विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। और जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो हेलो पेरेंट्स, कैसा लगा पॉडकास्ट? आई होप कि आपने पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और बहुत सारी लर्निंग्स ली होंगी, राइट। तो इसी तरह का कंटेंट हम इस चैनल पे डालते हैं, राइट। लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस विद एक्सपर्ट्स, ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हो, राइट, ताकि वो एक बेटर गाइडलाइंस आपको दे सके, ताकि आप अपने बच्चों को बेहतर समझ सके और उनसे एक कदम ज़रूर आगे रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आगे चल के हम बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, पॉडकास्ट और उसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट्स भी इस चैनल पर आने वाले हैं, राइट। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।